Hello everybody and welcome back to the channel. So my name is Tapur Omar and in today's session I'll be explaining complete organic chemistry अराउंड 1 to 130 आवर्स जितना भी टाइम लगेगा. अलॉन्ग विद दैट इसमें कुछ वीडियोस मैं कट करके एडिट करके भी लगा दूंगी क्योंकि कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ. सपोज लेट्स से नॉमेनक्लेचर पे काफ़ी लेंथी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई थी 10 to 15 मिनट्स की, तो वो मैं इसमें अटैच भी कर दूंगी. लेकिन जो वीडियोज़ रह गई थी जैसे यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, देन उसके बाद एल्कीन्स की प्रॉपर्टी, एल्काइंस की प्रॉपर्टी, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़, उन सबको मैं अभी रिकॉर्ड कर लूँगी और आज आपको ये वीडियो अपलोड करके मिल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से आप क्या समझते हो? यहाँ पे ऑर्गेनिक चीजों की बातें होती है ना. ऑर्गेनिक मैम क्या होता है बेटा? एनीथिंग जिसमें कार्बन हो. यहाँ पे मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ही हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्लियर? तो यहाँ पे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हो. लेकिन ये कार्बन ही क्यों? कार्बन में ऐसा था क्या जो इसको इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है? सो देयर इज अ यूनिक नेचर ऑफ कार्बन. 5 यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन एक बहुत ज्यादा स्पेशल काइंड ऑफ एलिमेंट होता है जिसके लिए पूरी एक केमिस्ट्री बनी हुई है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनी हुई है जिसको आप बोलते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है. फर्स्ट थिंग इज कार्बन का टेट्रावैलेंट होना. कार्बन के अगर आप एटॉमिक नंबर देखो तो वो होता है 6, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. करेक्ट. अब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने से ये स्पेशल कैसे है? अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और पॉजिटिव चार्ज अपने में ले आता है. अगर किसी एलिमेंट के पास एंड में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव चार्ज लेके स्टेबल हो जाता है. बट इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे के भी स्टेबल है और 4 इलेक्ट्रॉन ले के भी स्टेबल है. सो इसका 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होना इसको एक यूनिक नेचर देता है. मैम यूनिक तो ऐसे फिर सिलिकॉन भी हो गया है ना. सिलिकॉन इज 14, तो उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सिलिकॉन भी है. बट द थिंग इज कार्बन की बाकी भी प्रॉपर्टीज हैं. कार्बन की केवल एक प्रॉपर्टी नहीं है, सिलिकॉन की केवल 1 या 2 प्रॉपर्टी है यूनिक, बट कार्बन की 4 से 5 प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यू कैन से उसको डिफरेंट बनाती है दूसरों से. ठीक है. सो टेट्रावैलेंट होना बिकॉज इट हैज आउटर इन इट्स आउटर मोस्ट शेल इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट एक्ट्स एज अ यूनिक नेचर. कुछ ऐसी भी डेफिनेशंस होती हैं जो यहाँ पे मैं नहीं लिखती हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि स्पेस नहीं होती है या जो भी, तो मैं अगर टाइम नहीं होता है मैं नहीं लिखती हूँ, मैं आपको बोल देती हूँ. तो अगर आप कॉपी पेन लेके ही बैठे हो गए आई होप सो, तो आप उसको लिखते जाया करो. ठीक है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूनिक नेचर, इसका टेट्रावैलेंट होना. टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी, 4 वैलेंसी इसका पहला यूनिक नेचर है. सेकेंड इसका यूनिक नेचर होता है इसके आइसोमर्स का फॉर्म करना. अब ये आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट होता है इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ठीक है. कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हो, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जब आप उसके फॉर्मूले के काउंट करते हो तो वो इक्वल आते हैं, बट जब आप उसको ड्रॉ करते हो तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है और उसकी वजह से उसका नाम भी डिफरेंट हो जाता है. मैम एग्जांपल दे दीजिए. चलो बेटा, एग्जांपल है C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C. आई होप सो आपको थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर आता होगा. नहीं भी आता है कोई बात नहीं, अभी आगे तो वीडियो में मिल ही जाएगा. बट अगर आपको पता हो तो इसको आप बोलते हो 2 मिथाइल प्रोपेन. अब क्या है इसमें और क्या नहीं है समझो. इसको आप फिल कर लो. 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन. चलो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करो. यहाँ पे ओवरऑल कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है? अगर मैं आपसे ये बोलूंगी तो आप बोलोगे मैम इसमें 4 कार्बन है एंड 10 हाइड्रोजन है ना. 3, 6, 9 और एक यहाँ पे आएगा 10. करेक्ट. तो ये तो मैम 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन वाला एक कंपाउंड है जिसका नाम आपने लिख दिया. ठीक है. इसी की तरह बेटा अगर मैं चारों कार्बन को लाइन से लगा दूं, अब इसमें हाइड्रोजन फिल कर लो. 3, 2, 2, 3. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करो. 1, 2, 3, 4 4 कार्बन है. 3, 6, 7, 8, 9, 10 हाइड्रोजन है. मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? नहीं. ये देखो इसके स्ट्रक्चर में ब्रांच स्ट्रक्चर बना है, नीचे एक कार्बन लटक रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है. तो दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो गए यहाँ पे. तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ रहा है, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स तो काउंट करने में बराबर है, बट जब हम उनको ड्रॉ कर रहे हैं तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से उनका नाम भी चेंज हो जाएगा. इसका नाम होता है ब्यूटेन. सेकेंड वाले स्ट्रक्चर का नाम ब्यूटेन है और फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर का नाम 2 मिथाइल प्रोपेन है. तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट उनका स्ट्रक्चर हमेशा बदल जाएगा, उन्हें आप बोलते हो आइसोमर्स. डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स हो सकते हैं. ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं. ठीक है. मतलब 4 कार्बन वाले के 2 आइसोमर होते हैं. पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं और हेक्सेन के 5 आइसोमर होते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं. चलो
आइसोमर्स वाली प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बेटा इसकी कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है मैम? कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी बाय विच एन एटम कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन्स। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, लिख लीजिएगा आप। कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है यूनिक कि ये बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है आइडेंटिकल एटम्स की। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। मतलब मैम बेटा सोचो, मैं आपसे बोलूँ बेटा NaCl कौन सा, या ऐसे समझो मैं बोलूँ ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है, आप बोलोगे मैम डबल बॉन्ड बनाता है O2, ठीक है। तो O2 क्या मैं कभी इसको O10 बोल सकती हूँ? क्या बात कर रहे हो मैम, ऐसा कैसे होगा? O2 है ना, O10 क्यों होगा? मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं। अब तीसरा चौथा पांचवा जबरदस्ती नहीं लगाते जाएंगे, हम वो बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। लेकिन कार्बन 1 2 3 4 5 10 15 बहुत सारे मल्टीपल कार्बन से लग सकता है और लंबी लंबी चेन बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हो कैटिनेशन। द प्रॉपर्टी बाय विच एन एटम कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स इज नोन एज कैटिनेशन। क्लियर है? तो बहुत लंबी, जैसे यहीं पे आप देखो 4 कार्बन की एक सीधी चेन लग गई, डबल बॉन्ड की चेन लग सकती है, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बहुत लंबी लंबी चेन्स। सो इट इज नोन एज कैटिनेशन। अब मल्टीपल बॉन्ड्स का क्या मतलब है? बेटा मैं बोलूँ ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड होता है, आप बोलोगे मैम डबल बॉन्ड। मैं बोलूँ नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है, आप बोलोगे मैम ट्रिपल बॉन्ड। मैं बोलूँ हाइड्रोजन में, आप बोलोगे सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल डबल ट्रिपल हर एक एटम का अपने अपने तरीके का बॉन्ड होता है। कार्बन भाई साहब अपने थोड़ा तो यूनिक है ही ऑफकोर्स, बहुत यूनिक है ऑफकोर्स। तो ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और ये कार्बन के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इसको जो बॉन्ड समझ में आएगा ये बना सकता है। सो इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ये भी इसका एक यूनिक नेचर है। लास्ट नेचर आपके में है नहीं, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन कार्बन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है क्योंकि दोनों छोटे छोटे एटम है, तो दोनों की बॉन्ड की लेंथ बड़ी छोटी होती है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो दीज आर द 5 यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। जल्दी से वापस सोचते हैं क्या है? टेट्रावैलेंट, 4 वैलेंसी होना। सेकेंड नंबर इज आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। थर्ड फॉर्मूला इज कैटिनेशन, थर्ड प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन, कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। बेटा याद रखना आइसोमर्स, कैटिनेशन, इन सब की डेफिनेशन भी आ सकती है, ठीक है। कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, ठीक है। आप एग्जाम्पल के साथ लिख के आना एग्जाम में। इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, दैट इज मोर देन वन फॉर्म। ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड इट कैन फॉर्म, सिंगल डबल ट्रिपल। देन एट द एंड इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। सो दिस इज द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन्स। अब आप कार्बन जब पढ़ते हो ना तो आप हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हो। हमेशा के लिए याद रखना कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई, कार्बन हाइड्रोजन क्या है? भाई भाई भाई। जहां जरूरत पड़ती है कार्बन को, हाइड्रोजन उसके लिए खड़ा हुआ है, ठीक है। जहां जरूरत पड़ेगी कार्बन को, जितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी उतने कार्बन आके बैठे हुए हैं कि भैया हाँ, उतने हाइड्रोजन आके बैठे हुए हैं भैया हम हैं तुम्हारे साथ, तुम टेंशन नहीं लो, आई एम विद यू, लाइक ये दिस काइंड ऑफ बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्डिंग है वो बड़ी अच्छी होती है। कार्बन जो है वो जितने हाइड्रोजन की उसको जब जरूरत पड़ती है वो उतने हाइड्रोजन को उस टाइम पे अपने साथ रख लेता है, ठीक है। सो दिस इज हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? कार्बन एंड हाइड्रोजन को कॉम्बिनेशन में आप बोलते हो कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। यू कैन से कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इनका एक फॉर्मूला भी होता है विच इज CXHY। अब ये CXHY क्यों मैम? बेटा कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए कंपाउंड में, तो है देखो कार्बन और हाइड्रोजन। X और Y का मतलब है कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, Y भी 1 2 3 4, मतलब जितने कार्बन है जितने हाइड्रोजन है उतनी जरूरत पड़ेगी उतने बैठे हुए हैं आसपास, ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन समझ गए, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिले हुए कंपाउंड्स को आप हाइड्रोकार्बन्स बोलते हो। हाइड्रोकार्बन्स 3 टाइप्स के होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब इसके बारे में भी पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स चलो लिख देती हूँ, आर ऑफ 3 टाइप्स, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है। बल्कि अभी आपको समझाती हूँ, 2 टाइप के होते हैं फिर उनके अंदर 3 टाइप आ जाते हैं, एक ही बात है। फिलहाल होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज होती है जब एक, देखो सीरीज का मतलब क्या जानते हो मैम? एक लाइन से कोई चीज चल रही हो रेगुलरली, सीरीज। होमो मतलब सेम, होमो, तो होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज जिसमें आगे वाला कंपाउंड जो है, आगे वाला जो ग्रुप है, सक्सेसिव मेंबर जो है, सक्सेसिव मेंबर मतलब आगे वाला ग्रुप, आगे वाला जो ग्रुप है वो एक रेगुलर और स्ट्रक्चरल पैटर्न को फॉलो करेगा जिसमें CH2 का हमेशा डिफरेंस होगा, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ऑर्गेनिक में डेफिनेशंस भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, आपको कैटिनेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको आइसोमर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। 3 डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट।
ऑलराइट, होमोलॉगस सीरीज, इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज होती है, इन विच द सक्सेसिव मेंबर्स फॉलो अ रेगुलर एंड स्ट्रक्चरल पैटर्न। एक सक्सेसिव मेंबर, आगे वाला ग्रुप रेगुलर और स्ट्रक्चरल पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, डिफरिंग बाय अ CH2 ग्रुप, CH2 का डिफरेंस होगा। क्या मतलब है समझाते हैं, सीरीज से मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सीरीज, ठीक है। और उससे पहले आप ये भी समझ लो कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना बेटा, वो 2 टाइप्स के होते हैं। अभी मैम आपने 3 टाइप बोला था, अब आप बोल रही हैं 2 टाइप, आप समझ लो। दो जो होते हैं उनके अंदर 3 और आते हैं, तो आप बोल सकते हो 3 टाइप 2 टाइप एक ही बात है। हाइड्रोकार्बन एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। बेटा बोर्ड में ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आया है, पढ़ के जाना। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन समझ गए, कार्बन और हाइड्रोजन होगा। सैचुरेटेड का मतलब क्या है बेटा, सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगा, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक होता है जो कि होता है एल्केन्स। अनसैचुरेटेड 2 टाइप के होते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। क्लियर? तो एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड एल्केन्स आता है, अनसैचुरेटेड एल्कीन्स एंड एल्काइंस रहता है, ठीक है। नाउ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस होता क्या है और इसमें क्या कैसा होने वाला है, जनरल फॉर्मूला समझते हैं। बेटा जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन्स का, या यहाँ पे लिख लो, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला एंड देन एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला। किस तरीके से इनका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इनडायरेक्टली तो आ ही सकता है, ठीक है। अब जनरल फॉर्मूला, एल्केन्स पहले आते हैं किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड वाले को आप एल्केन बोलते हो, डबल बॉन्ड वाले को आप एल्कीन बोलते हो, ट्रिपल बॉन्ड को आप एल्काइन बोलते हो। याद रखना ये चीज, ठीक है। तीनों हाइड्रोकार्बन्स के टाइप होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। कई बार क्वेश्चन आता है, आपको कोई क्वेश्चन दे देंगे 3-4 फॉर्मूला बना के और बोलेंगे इनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पता करिए कौन से हैं। तो सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होते हैं, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। फिलहाल इनका जनरल फॉर्मूला याद रखिए, एल्केन्स का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n एंड एल्काइन का होता है CnH2n-2। इन सभी में n होता है नंबर ऑफ कार्बन, सभी में n होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो सब में n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन होता है। एल्केन अगर आपको निकालना है तो आप C में कार्बन की वैल्यू रखो n मतलब, फिर H2n+2 याद कैसे करेंगे माँ, बेटा CnH2n होता है एल्कीन, इसमें से आप -2 कर दोगे तो आप पहुंच जाओगे एल्काइन की तरफ, और अगर आप +2 कर दोगे तो आप पहुंच जाओगे एल्केन की तरफ। CnH2n में -2 तो एल्काइन, +2 तो एल्केन्स। याद रहेंगी ये चीज, ऑलराइट। नाउ अब होमोलॉगस सीरीज में हम बोल रहे थे कि ये होता क्या है, सीरीज में हम बना के दिखा दीजिए ना। चलो बनाते हैं। सबसे पहले एल्केन्स का नाम लिखो। पहला एल्केन कौन सा होगा, देखो CnH2n1, C पहला एल्केन, फर्स्ट एल्केन की आप बात करो तो कार्बन कितने हो जाएंगे 1 एंड हाइड्रोजन 2 × 1 विच इज CnH2 × 1+2। इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दी, n की वैल्यू 1 रख दी। तो पहला हाइड्रोकार्बन क्या है, C और H2 × 1+2 4, तो पहला हाइड्रोकार्बन आ गया हमारा CH4। दूसरा आप रखिए बेटा क्या हो जाएगा, C n की वैल्यू 2 रखिए, H n की वैल्यू 2, 2 2 = 4 +2 6, C2H6। थर्ड क्या हो जाएगा, C n की वैल्यू 3 रखिए, H 3 2 = 6 +2 8 एंड सो ऑन सो ऑन। अब आप देखो यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज क्या है, इन दोनों के बीच में अगर आप देखो तो CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे CH2 का ही डिफरेंस आता जाएगा। तो एक ऐसी सीरीज जो एक रेगुलर और स्ट्रक्चरल पैटर्न फॉलो कर रही है, वो उसमें जो सक्सेसिव मेंबर है वो CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है, दैट इज नोन एज होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। अब आप आगे वाला क्वेश्चन में n की वैल्यू मत रखो, सीधा CH2 ऐड कर दो। तो C3H8 में ऐड करो CH2, क्या हो जाएगा, C 3 + 1 4, H 8 + 2 10, तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी C4H10। फिर क्या आएगी, वापस से C एक ऐड करो और 2H, C5H12, फिर ऐड करो C6H14, फिर ऐड करो C7H16 एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये होती है होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। ये एल्केन्स की है। एल्कीन्स की क्या होगी बेटा, n की वैल्यू 2 से रख दो। मैम एक सेकेंड, n की वैल्यू 2 क्यों, n की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट करते हैं बेटा। एल्कीन्स और एल्काइंस में याद रखो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। ऐसा क्यों मैम, ये भेदभाव वाला काम क्यों, क्योंकि बेटा एल्कीन्स और एल्काइंस में डबल बॉन्ड लगता है।
कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, है ना। सिंगल बॉन्ड में अगर आप एक ही कार्बन ले लो और 4 हाइड्रोजन लगा दो तो चल जाएगा, सिंगल बॉन्ड से लगते हैं हाइड्रोजन। लेकिन डबल और ट्रिपल में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, कम से कम, तभी तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन की जरूरत है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन की जरूरत है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को आपको काउंट करना है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड तो हाइड्रोजन में भी हो जाएगा, बट हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड नहीं होता, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 से आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 रखो, पहली वाली हो जाएगी C2, 2 into 2 is 4, C2H4, फिर उसमें CH2 ऐड करते जाओ, C3H6, फिर CH2 ऐड करते जाओ। हम क्या कर रहे हैं, CH2 को ऐड कर रहे हैं। चाहे आप CH2 ऐड करो, चाहे आप n की वैल्यू रखते जाओ। इस तरीके से आप होमोलॉगस सीरीज को निकालते हो। क्लियर है? तो आई होप सो होमोलॉगस सीरीज भी आपको समझ में आ गया होगा। 6 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं अगर हम क्लास 10th के बेसिस पे बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 6 ही आपको पढ़ने हैं, जिनमें से फर्स्ट होता है अल्कोहल, देन एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर एंड ईस्टर्स। कुछ तो काफ़ी आसान है, बट कुछ में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, तो वो जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो उसको मैं आज और भी ज़्यादा क्लियर करूँगी, ठीक है। ऑल्सो इसके बाद ही आपकी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको नॉमेनक्लेचर की एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप सारे के सारे नॉमेनक्लेचर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर कर लोगे, चाहे जितने भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, ठीक है। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। चलो सो स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखिए ओवरऑल आपके पास यहाँ पे 6 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। पहले समझिए हर एक का फंक्शनल ग्रुप का क्या फॉर्मूला होता है। अगर आप बात करोगे बेटा अल्कोहल का, अल्कोहल को आप OH से डिनोट करते हो। कभी भी किसी में सिंगल बॉन्ड से OH लग जाए तो आप बोलोगे वो क्या है, अल्कोहल है। सेकेंड होता है बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, कभी भी डायरेक्टली CHO लग जाए तो आप बोलोगे वो एल्डिहाइड है। थर्ड होता है कीटोन। कीटोन क्या होता है, कभी भी CO वाला ग्रुप दिखे तो वो कीटोन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH दिख जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ईथर क्या होता है, अब ईथर इससे में तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, उसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगी। ईथर ROR, कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिख जाए ना तो आप बोलोगे ये ईथर है, वेयर R स्टैंड्स फॉर एल्काइल ग्रुप, CH3, C2H5, C3H7 कोई भी हो सकता है। ईस्टर क्या होता है बेटा, RCOOR, ठीक, ये होता है ईथर और ईस्टर। आगे समझते हैं। सिंगल बॉन्ड से OH लगा है तो आप बोलोगे अल्कोहल, सिंगल बॉन्ड से OH लगा है ना, तो आप बोलोगे अल्कोहल। एल्डिहाइड कैसा होता है, एल्डिहाइड कुछ ऐसा होता है, देखो C डबल बॉन्ड O, ये बेटा एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप। चाहे आप एल्डिहाइड लो, चाहे आप कीटोन लो, चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड लो, और चाहे आप ईस्टर क्यों ना ले लो, सब में ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ऑलराइट। सो बेसिकली इसी कार्बोनिल ग्रुप में इधर उधर कुछ होता रहेगा हर बार। मतलब आप देखिए, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप से एक साइड केवल कार्बन की चेन चली आ रही हो, मतलब एक साइड कार्बन कार्बन लगे हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, तो उसको आप बोलोगे कि वो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। इसी कार्बोनिल ग्रुप में एक साइड कार्बन की चेन होगी, हम बोलेंगे एल्डिहाइड है। इसी कार्बोनिल ग्रुप में अगर डबल साइड कार्बन की चेन दिख जाए, चेन मतलब एक से ज्यादा कार्बन बेटा, एक या एक से ज्यादा कार्बन, चेन कार्बन लगे हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, जितने भी हो, बट वो कार्बन हो, ठीक है। दोनों साइड लग जाए इसी कार्बोनिल ग्रुप के आसपास चेन, तो आप बोलोगे ये कीटोन आ गया अपना। क्या आ गया, कीटोन आ गया। अगर इसी कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड OH वाला ग्रुप भी लग जाए, अब सिंगल OH होता है, आप क्या बोलते हो, अल्कोहल, है ना। एक साइड ऊपर O और एक बार सिंगल बॉन्ड से OH, दोनों साथ में है, तो आप इसी को बोलोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बगल में क्या होगा, बगल में चेन हो सकती है, ठीक है। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बस यही होता है आपका पूरा ग्रुप। कार्बोनिल के एक साइड चेन एल्डिहाइड, कार्बोनिल के डबल साइड चेन कीटोन, कार्बोनिल के एक साइड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड OR लग जाए, इसी को बोल दोगे ईस्टर। दैट्स इट। तो बाकी के सारे आप देखो केवल और केवल कार्बोनिल ग्रुप से ही रिलेटेड थे। ईथर को छोड़ के अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर से चलो जल्दी से, अगर सिंगल बॉन्ड से OH लगा है, विल कॉल इट एज अल्कोहल। अगर एक कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल मतलब आप C डबल बॉन्ड से O लग जाएगा, अगर उसके एक साइड चेन एल्डिहाइड, दोनों साइड चेन कीटोन, एक साइड OH आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एक साइड OR आ गया ईस्टर, खत्म कहानी। यस, इतना ही होता है फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। तो इसको इरेज कर देती हूँ, मेरे ख्याल से सब ये समझ चुके होंगे। ऑलराइट, नाउ
अंडरस्टैंड इन सभी में जितने भी ये ग्रुप्स मैंने आपको बताए हैं इन सभी का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। साफ नहीं हो रहा थोड़ा सा ऑलराइट। अगर मैं इन्हीं सभी का नॉमेनक्लेचर बताऊं तो नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, देखना ध्यान से। हर एक फंक्शनल ग्रुप का अपना अपना डिफरेंट सफिक्स होता है। सफिक्स मतलब मैम मतलब जो भी पीछे वर्ड लगेगा। जैसे अल्कोहल बेटा लगता है ऑल, अल्कोहल के लिए यूज करते हैं हम लोग ऑल। एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, ठीक। ईथर के लिए एल्कोक्सी एल्केन, ईथर के लिए यू विल यूज एल्कोक्सी एल्केन। ईस्टर के लिए यू विल यूज एल्काइल एल्केनोएट, ठीक है। तो ये सभी इनके सफिक्स हो गए। मतलब मैम मतलब अगर 2 कार्बन से बेटा OH वाला ग्रुप लग गया, आपको पता है 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन, है ना, सिंगल बॉन्ड से इथेन, है ना। उसमें मैंने बोला हमने लगा दिया OH, तो आप बोलोगे इथेनॉल। अब ये तो नॉमेनक्लेचर में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इजीली समझा दूंगी कैसे याद करना है या कैसे इस चीज़ को आप फटाफट से कर पाओगे सेकेंड्स के अंदर, ठीक। तो वो बात की बात है। फिलहाल सब के सब इसमें कंफ्यूज होते हैं, है ना। लेट मी यूज अनदर मार्कर। ऑलराइट, तो ये OH तो सब समझ गए। अगर ये C सिंगल बॉन्ड C OH लगा है ना, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे मेथ एथ इथेनॉल, ठीक है। इथेन कहाँ से है बात की बात है, अभी आप याद रखिए ये सफिक्स यूज कर लिया हमने ऑल। CHO कैसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा CO ऐसे करके, है ना। यहाँ पे लगा दो H3 एक H। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड चेन एल्डिहाइड है, देखते ही समझ गए हो ना, तो आप बोलोगे इथेनल। आई होप सो वहां तक दिख रहा होगा लिखा हुआ। नेक्स्ट इज कीटोन, कैसा होता है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड चेन होती है ना, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन लगे होंगे, तो मेथ एथ प्रोप प्रोपेनोन, ठीक, ओन लग गया, इसको प्रोप एन टू ओन भी आप बोल सकते हो, वो भी करेक्ट है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होगा मैम, कार्बोनिल ग्रुप के ना पास में OH लगा दो, है ना, बगल में कार्बन हो सकता है तो लगा दो, H भी हो सकता था, ठीक। तो 2 कार्बन वाला मेथ एथ क्या यूज करना है हमको, ओइक एसिड, क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ईथर का एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। ईथर ROR यानी कि COC, इसको आप बोलते हो एल्कोक्सी एल्केन। मतलब एक कार्बन को ऑक्सी और एक कार्बन को एन, बन गया ना एल्कोक्सी एल्केन। तो इसका नाम क्या हो गया, एक कार्बन को आप क्या बोलते हो बेटा, मेथ, सिंगल बॉन्ड से सारी चीजें हैं, तो एन, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मिथेन, है ना। अब मैम ये तो बड़ा इजी है, क्या हमेशा ऑक्सी उसी वाले कार्बन को मानना है और एन इसको नहीं। अब ध्यान समझना, ऑक्सी आप किसको बोलते हो, ऑक्सी आप बोलते हो स्मॉल वाली चेन को जहां कम कार्बन लगे हो। अगर डिफरेंट कार्बन है तो ऑक्सी किसको बोलोगे, जहां पे कम कार्बन होंगे। एन किसको बोलोगे, जहां पे ज्यादा कार्बन होंगे, मोर कार्बन्स, ठीक है। लेस कार्बन्स मोर कार्बन, मतलब स्मॉल चेन को आप बोलते हो एल्कोक्सी और लार्ज चेन को आप बोलते हो एल्केन, लेस कार्बन, ठीक है, और वहां पे मोर कार्बन। एक एग्जांपल समझे, चलो सपोज मैंने ले लिया CH3O C2H5, अब क्या करोगे, एल्कोक्सी एल्केन लगेगा, ये तो देखते ही आपको समझ जाना है, ठीक है। तो ये हमारे हो गया ऑक्सी और ये हमारे लिए हो गया एन, नाम क्या हो गया इसका, मिथॉक्सी इथेन। स्मॉलर वाले को ऑक्सी वाला नाम देंगे और लार्जर वाले को एन वाला नाम देंगे, मिथॉक्सी मिथेन वो है, और अगर लार्जर वाला एन है उसमें एथ आ रहा है तो मिथॉक्सी इथेन। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं मैम, इथॉक्सी प्रोपेन हो सकता है ना। एन जिसमें ज्यादा कार्बन है, ऑक्सी जिसमें कम कार्बन है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ईस्टर में कंफ्यूजन होती है, पहले तो एक नॉर्मल नाम लिखते हैं ईस्टर का, लेट मी सी यहाँ तक दिख रहा है या नहीं, ओके, हाँ, ऑलराइट, इट इज विजिबल, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज अपना ईस्टर, एल्काइल एल्केनोएट कैसे करेंगे देखना, CO, अब देखो RCOOR करके है ना, यानी कि सपोज R इज व्हाट बेटा, एल्काइल ग्रुप, जैसे यहाँ पे देखो CH3 लिया है, C2H5 लिया है ना, बेसिकली एल्काइल इज एल्केन में से एक कार्बन, एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन एल्केन से हट गया तो वो एल्काइल बन जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको नॉमेनक्लेचर में डिस्कस भी करूंगी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा C
C O O C। सपोज ये ले लिया, यहाँ पे फिल कर लीजिएगा H3 बस हो गया। ठीक, अब मैम कैसे नेमिंग करेंगे? अब ध्यान से समझिए, जो भी ऑक्सीजन के साथ होगा, जो भी ऑक्सीजन के साथ लिखा होगा CH3, जो भी ऑक्सीजन के साथ लिखा होगा उसको आप बोलोगे आइल। दैट्स इट। जो भी ऑक्सीजन के साथ लिखा होगा उसको आप बोलोगे आइल। बगल वाले को आप O8 वाला नाम दे दोगे, O8। ठीक, एल्काइल, एल्केन, नोएट। तो इस तरीके से होती है नेमिंग। मतलब मैम इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा बेटा मिथाइल मेथ इथेनोएट। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल इथेनोएट। क्यों मैम? क्योंकि बेटा मिथाइल हमने बोला, आइल जिसको बोलोगे उसको बोलोगे जिसके पास, जो ऑक्सीजन के पास में लगा है। एक और एग्जांपल ले लो, चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दे दिया COOCC। सपोज मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन फिलिंग आप कर लीजिएगा। अब जो देखो ये ऑक्सीजन के पास है, जस्ट ऑक्सीजन के साथ है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाले को O8 वाला नाम देना है। कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाले को O8 वाला नाम देना है, ठीक, और इसको आइल वाला नाम देना है। बाकी आप लगा लो, 2 कार्बन है तो मेथ एथ, ठीक, इथाइल, और O8 किसको बोलोगे? मेथ एथ इथेनोएट, है ना। तो मिथाइल इथाइल इथेनोएट इसका नाम हो गया, इथाइल इथेनोएट। आइल वाले को पहले लिखना है, O8 वाले को बाद में। तो इथाइल इथेनोएट इसका नाम हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से आपको मैंने विद एग्जांपल समझा दिया कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे कैसे यूज होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में और बातें बताएं तो फंक्शनल ग्रुप एक तरीके से आप बोल सकते हो राजा की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर जगह इनकी प्रायोरिटी पहले होती है। हम प्रायोरिटी पहले मतलब बेटा जब आप नंबरिंग करते हो तो उस कार्बन से करते हो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, हर जगह ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकेंड कार्बन होगा, ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकेंड कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। मतलब जहाँ फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन को हम छोटा नंबर देने की कोशिश करेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये सब तो नॉमेनक्लेचर में आएगा। देन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं क्या प्रॉपर्टी शो करेगा कोई पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप का काम होता है। और ये सारे फंक्शनल ग्रुप शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिए। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। तो आखिर नॉमेनक्लेचर को कैसे समझे, सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी, उसको फॉलो करना और कुछ रूल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सो द ट्रिक इज, सबसे पहले ट्रिक से स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्रिक याद करनी है SR का BF, SR का BF। अब ये SR कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सो SR का BF विद पोजीशन, विद पोजीशन आपको हमेशा दिमाग में रखना है, बट याद करो, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? SR का BF। हाँ, नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया यहाँ पे, बिलीव मी, अभी समझाती हूँ कैसे। SR का BF, अब इनका मीनिंग क्या है मैम? बेटा S स्टैंड्स फॉर सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट, R स्टैंड फॉर रूट वर्ड, या इसको आप वर्ड रूट बोलते हो, B स्टैंड फॉर बॉन्ड्स एंड F स्टैंड्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का एक सेपरेट वीडियो आपको मैं 10 मिनट का बना चुकी हूँ, तो आपने आई होप सो देख भी लिया होगा। SR का BF, हाँ खत्म हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर, यहीं पे थोड़ा सा समझो, खत्म यहाँ पे नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले आप समझिए कि नंबरिंग और ये सब क्या होता है। कभी भी आपको किसी भी चीज़ की नॉमेनक्लेचर करना है तो उसका स्टेप नंबर 1 होता है, स्टेप नंबर 1 होता है आप उसमें मेन चेन ढूंढिए, मेन चेन। अब ये मेन चेन मैम कैसे ढूंढेंगे? बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन की आपको एक चेन दिख जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन, मतलब उसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, उसी को आप बोलोगे मेन चेन। जैसे कि यहाँ पे ये कार्बन की चेन चलती जा रही है, तो ये मेन चेन हो गई। वैसे तो कार्बन की मेन चेन मैम ये भी हो सकती है, बट ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर 1 2 3 4 इस वाले मेन चेन में 4 कार्बन है, बट बड़ी वाली लेने पे 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो मेन चेन को ढूंढिए, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, जो सीधी चेन हो, टूटेगी नहीं कहीं पे हमेशा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? स्टेप नंबर 2 होता है आप नंबरिंग करिए, नंबरिंग। मेन चेन ढूंढ ली ना, फिर नंबरिंग करिए उसकी। मतलब मैम, मतलब 1 2 3 4 नंबर्स दे दो। क्यों? क्योंकि देखो विद पोजीशन हम नाम लिखते हैं। हम किसी भी ग्रुप का नाम लिखेंगे तो 1 पे आ रहा है क्या चीज़, 2 पे आ रही है क्या चीज़, इस तरीके से मेंशन करते हैं, ठीक है। तो आपको नंबरिंग करनी है सेकेंड नंबर पे। नंबरिंग कैसे करते हैं मैम? नंबरिंग का बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। नंबरिंग में ना हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है ना, दे आर लाइक अमिताभ बच्चन। मतलब मैम, मतलब जहाँ वो खड़े होते हैं ना, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ऐसा वाला डायलॉग था ना, अमिताभ बच्चन जी का था या शाहरुख खान, ये मुझे ज़रा याद दिलाना वापस से। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप खड़े होते हैं, नंबरिंग वहीं से शुरू हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल यही आपको याद रखना है, ठीक है। तो नंबरिंग में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की,
सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, मतलब फंक्शनल ग्रुप कहीं पे दिख गए ना तो वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, सेकंड होता है बेटा बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देते हो, मतलब मैम अगर आपको कहीं फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ दिख रहा है तो नंबरिंग किसके आसपास से करोगे, बॉन्ड्स के आसपास से करोगे। देन क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूट के आसपास से आप नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये नंबरिंग की प्रायोरिटी हो गई। फिर क्या होती है बेटा, फिर स्टेप 3 में आप क्या करते हो, नंबरिंग कर ली, फिर आप नेमिंग करते हो। नेमिंग मैम नेमिंग कैसे होगी, अब आपको सब कुछ भूल जाना है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स कुछ दिमाग में मत रखो, बस मेरे रूल्स याद रखो, आपको हर एक नॉमेनक्लेचर चुटकियों में कर लोगे आप, बिलीव मी। तो आपको नेमिंग करनी है, नेमिंग की भी प्रायोरिटी होती है। आप याद करते हो, पहले आप ये लिखो, प्रीफिक्स लिखो, फिर रूट वर्ड लिखो, फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, नहीं, हमको याद करना है बस SRBF, SRBF मतलब सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखो, फिर रूट वर्ड का नाम लिखो, फिर बॉन्ड का लिखो और फिर फंक्शनल ग्रुप, सभी में पोजीशंस लगाते जाना, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, ऐसे, ठीक है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट कभी दिख जाता है तो आप अल्फाबेटिकली नंबरिंग करते हो, मतलब जिसमें जैसे सपोज क्लोरो भी आ रहा है और ब्रोमो भी आ रहा है तो बी पहले आता है, ब्रोमो ABCD में, तो बी वाला जो पहले आ रहा है ना उसको पहले मेंशन करना, तो आप अल्फाबेटिकली करोगे उसकी नंबरिंग। कभी भी एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो आप अल्फाबेटिकली नेमिंग करते हो, नेमिंग वैसे ही करोगे आप, ठीक है। चलिए अब आते हैं जरा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट आप सभी को पता है क्या होते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, CH3 हो सकता है, I हो सकता है, C2H5 हो सकता है ना, कोई भी एल्काइल ग्रुप या फिर हैलोजन वाले ग्रुप। फिर रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड होता है बेटा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट एंड सो ऑन, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन है, एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नोन एंड 10 कार्बन डेक। अगर आपने ये सब नहीं आता है आपको तो आप नोट भी कर लेना यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये हो गए अपने रूट वर्ड्स। फिर बॉन्ड्स होते हैं बेटा, एक होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो आप बोलते हो एन, फिर होता है डबल बॉन्ड तो आप बोलते हो इन, फिर होता है ट्रिपल बॉन्ड तो आप बोलते हो आइन, तो दिस इज बॉन्ड्स। फिर आता है बेटा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आपको मैं सारे पढ़ा चुकी हूँ, टोटल 6 फंक्शनल ग्रुप हैं आपके में। एक होता है अल्कोहल, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक होता है कीटोन, एक होता है आपका एल्डिहाइड, देन होता है ईथर, COC ROR यानी कि, ठीक, और नेक्स्ट होता है ईस्टर, RCOOR। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, 10 मिनट में सारे फंक्शनल ग्रुप एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया अपने फंक्शनल ग्रुप SRBF और ये रूल्स, दैट्स इट, खत्म नॉमेनक्लेचर। चलो जल्दी से करके देखते हैं। नंबर 1 ये है अपने कार्बन की एक चेन, सबसे पहले स्टेप 1 मेन चेन को ढूंढिए, आई गेस सबने तुरंत ढूंढ ली होगी। फिर नंबर 2 नंबरिंग कहाँ से होगी मैम, फंक्शनल ग्रुप के पास से होगी, तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ये बच गया, इसको बोलोगे सब्स्टिट्यूट। जो भी मेन चेन के बाहर आते हैं उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट है भाई, वो बाहर वाले इंसान है, अपनी मेन चेन के इंसान नहीं है, ठीक है। तो ये अपना सब्स्टिट्यूट हो गया। चलो जल्दी जल्दी नंबरिंग नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने का ऑर्डर है SRBF। चलो सब्स्टिट्यूट S कहाँ पे, 3 पे सब्स्टिट्यूट है, हमें लिखना है SRBF। सब्स्टिट्यूट कहाँ पे बेटा, 3 पे, कौन सा है, मिथाइल, हो गया। रूट वर्ड कितने कार्बन है, 5, पेंट, हो गया। बॉन्ड सबके बीच में क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड। कुछ लोग कह रहे होंगे मैम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, नहीं नहीं, आप सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स देखते हो, ठीक है। कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड यानी कि एन, ठीक। फिर क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे, फर्स्ट पे, 1 पे लगा है ओइक एसिड, ठीक। आप इसका E हटा के और 1 हटा के 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। अगर फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप होता है ना तो उसको ज्वाइन करके भी लिख सकते हो। चलिए सेकंड करके देखते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ढूंढना है, ठीक है। फिर क्या करना है, नंबरिंग, यहां से करें, यहां से करें या फिर यहां से करें, सोचिए। फंक्शनल ग्रुप के देखो बेटा, जब भी नंबरिंग करते हो ना तो फंक्शनल ग्रुप के पास से करते हो, ये तो पता है, बट जरूरी नहीं है फंक्शनल ग्रुप से ही करो। मतलब मैम बेटा देखो यहाँ पे ना नंबरिंग जब भी आप करोगे ना कॉर्नर से शुरू करते हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप फिर कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन यहां से नहीं करोगे। 1 फिर से समझिए इस बात को, आप नंबरिंग इस वाले कार्बन से करोगे, देखो बीच में तो हो ही नहीं सकती नंबरिंग, कॉर्नर वाले में होती है, ठीक है। तो आप उससे करोगे, इससे करोगे। अभी मैम ने बताया नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के पास से करते हैं, फंक्शनल ग्रुप जहां खड़े होते हैं नंबरिंग वहीं से शुरू। ये एक तरीके के ना यू कैन से बॉस है, किंग है यहाँ पे, राजा जहां आ गए उन्हीं से आसपास से नंबरिंग होगी।
अब समझिए बात को ध्यान से, मैं आपसे बोलूं क्लास में ना 3 पोजीशन है, आप या तो फर्स्ट आ सकते हो, या तो सेकंड, और या तो थर्ड। तो मैक्सिमम बच्चे क्या बोलेंगे, मैम मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ। अब मैंने फर्स्ट वाली एक पोजीशन बुक कर ली, अब कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, तो बचा हुआ बोलेगा मुझे सेकंड आना है, ठीक है, फिर थर्ड आना है। इसी तरीके से तो होता है ना। सिमिलरली बेटा फंक्शनल ग्रुप पहले फर्स्ट आना चाहेंगे, अगर फर्स्ट नहीं आ पा रहे हैं तो फिर वो सेकंड आना चाहेंगे। अगर यहां से देखो तो 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप को फिफ्थ ला रहे हो आप, और अगर यहां से देखो तो 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप को आप सेकंड ला रहे हो, तो फंक्शनल ग्रुप सेकंड आना चाहेगा, ना कि फिफ्थ, मतलब छोटी पोजीशन लेना चाहेगा। ऑलराइट, 3 4 5 6, ये एक डिफिकल्ट नाम है, डिफिकल्ट इन द सेंस, ध्यान से देखना, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, सब्स्टिट्यूट भी है और बॉन्ड भी है, ठीक। लेकिन हमको तो पता है ट्रिक, तो हमारे लिए तो आसान है। नंबरिंग कर दी, नंबर 1 मेन चेन को ढूंढिए, ढूंढ लिया। नंबर 2 नंबरिंग कर दी मैम। नंबर 3 नेमिंग, SRBF, SRBF कैसे होगा, सब्स्टिट्यूट 3 पे लगा है, विद पोजीशन लिखते हैं बेटा, 3 पे लगा है मैम सब्स्टिट्यूट, कौन सा, क्लोरो, ठीक, लिख दिया। SR सब टोटल 6 कार्बन है, हेक्स आ जाएगा यहाँ पे, लिख दिया। बॉन्ड सब में सिंगल बॉन्ड है, बट देखो 6th और 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 6 पे मेंशन करोगे, 5th पे छोटा नंबर बेटा हमेशा, 5 पे लगा है इन, ठीक है। फिर क्या है, बॉन्ड हो गया। फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड चेन है, कीटोन है ना, ये सब याद कर लेना, कीटोन, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 पे ओन, ईजी हो गया। देखो हमारा नॉमेनक्लेचर तो हो गया भाई, मेरा वीडियो भी चलना चाहिए, चल रहा है, ठीक है। सो हमने तो नॉमेनक्लेचर इजीली कर लिया, क्वेश्चन डिफिकल्ट था बट हमें तो आता था कैसे करना है। चलिए इसको करते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये रही, नंबर 1 कंप्लीट हमारा स्टेप। स्टेप 2 क्या कहते हैं, नंबरिंग कर दो। अच्छा ध्यान से देखो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये ना कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड आरओ लगा है, OR लगा है, ईस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप। और ईस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं, एल्काइल एल्केनोएट, ईस्टर है ना, एल्काइल एल्केनोएट। ओके मैम, आइल किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीजन के पास है, आइल, बचे हुए को OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम तो कोई नॉमेनक्लेचर का इतना नहीं सोचना है, एल्काइल एल्केनोएट डायरेक्ट लगाना है, ठीक है। तो एल्काइल, मिथाइल, एक कार्बन है तो मिथाइल, यहां लिख दो मिथाइल, एल्केनोएट 1 2 3 कार्बन है ना, एल्केनोएट 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोएट बन जाएगा। तो इसमें तो इतना नहीं, ईथर ईस्टर में आपको नॉर्मल इसी तरीके से नेमिंग करनी होती है, ठीक है। ईथर भी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ईस्टर भी मैंने आपको पढ़ाया था वहीं पे फंक्शनल ग्रुप की तरह। अच्छा इस वाले का नाम बताओ। अब मैक्सिमम बच्चे इसका नाम पता है क्या बताते हैं, मैम 1 2 3 4 2 3 4 जगह मैम लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूट, नहीं। स्टेप नंबर 1 बेटा, मेन चेन ढूंढिए, ढूंढ ली, हाँ आप ये वाली भी ले सकते थे तो भी चलता, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करो, इसकी जब तक आप मेन चेन नहीं ढूंढोगे आप इसका नाम गलत लिखते रहोगे, ठीक है। तो मेन चेन ढूंढी, 2 सब्स्टिट्यूट भी हमको दिख गए, फिर हमको क्या करना था, अपना SRBF लगाना है। सब्स्टिट्यूट कहाँ है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, क्यों मैम 2 यहाँ पे क्यों, देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है ना, आप यहाँ से भी नंबरिंग करते तो भी सेम आता, कोई दिक्कत नहीं आती। सब्स्टिट्यूट कौन सा है, सेकेंड पोजिशन पे मैम 2 लगे, कैसे लिखोगे, 2 पे दोबारा से 2 पे 2 लगे हैं ना, और दोनों बार 2 पे लगा है, तो 2 पे लगा है, फिर से 2 पे लगा है, क्या लगा है, मिथाइल। अब 2 और 2 पे मिथाइल नहीं लिखोगे, 2, 2 पे डाई मिथाइल, ठीक। अगर 3 लगे होते मैम ट्राई मिथाइल, ठीक। इस तरीके से आप यूज करते हो अगर एक से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं। सिमिलरली आप याद रखिए 2 को 2 बार लिखा है, एक बार लिखोगे गलत हो जाएगा। एक बार मिथाइल लगा है, फिर 2 पे दोबारा मिथाइल लगा है, तो 2 और 2 पे 2 मिथाइल है, यानी कि 2, 2 डाई मिथाइल, फिर सब्स्टिट्यूट हो गया। रूट वर्ड 3 कार्बन है, प्रोप। बॉन्ड सब में सिंगल बॉन्ड है, एन। फंक्शनल ग्रुप कहीं भी नहीं लगा तो रहने देते हैं, तो 2, 2 डायमिथाइल प्रोपेन, कुछ इस तरीके से होता है नॉमेनक्लेचर। एल्केन्स की प्रिपरेशन आप करते हो 2 तरीके से। नंबर 1 इसकी प्रिपरेशन होती है, सिर्फ लैब प्रिपरेशन की मैं बात कर रही हूँ। लैब प्रिपरेशन में पहला होता है सोडियम इथेनोएट से, या जिसको आप सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हो। साथ ही साथ दूसरा इसका मेथड होता है सोडियम प्रोपेनोएट से। तो एक से आप मिथेन गैस बनाते हो एंड सेकेंड 1 से आप इथेन गैस बनाते हो, ठीक है। सो यस, चलो करके दिखाती हूँ मैं आपको। फ्रॉम सोडियम इथेनोएट, तो सबसे पहले इसके लिए आप लेते हो सोडियम इथेनोएट। होता क्या है ये जानो, ये होता है सोडियम का एक कंपाउंड, यानी कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड में H को हटा के सोडियम लगा देते हो, Na लगा देते हो, तो ये बनता है सोडियम एसीटेट। सो दैट इज CH3
COONA, ठीक। यहाँ पे H लगा होता है, यहाँ पे हम H को हटा के Na ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। साथ में आप ऐड करोगे इसके बेटा, इसमें ऐड होता है सोडा लाइम, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सोडियम एथेनोएट के साथ या सोडियम एसीटेट के साथ क्या ऐड करेंगे हम, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, ये होता है NaOH प्लस CaO इन द रेशियो अराउंड 3:1, ठीक है। सो हम ऐड कर रहे हैं NaOH। मीनवाइल एरो के ऊपर मैं इसमें लिख दूंगी कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक। तो ये क्या बना के देगा, अब पहले आप समझो आपको बनाना क्या है। हमको चाहिए मिथेन गैस। जब आप सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट से करते हो तो आपको मिथेन गैस मिलती है। मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यानी कि हमें CH4 तो मिल गई। बचा क्या, तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। लेट मी यूज अनदर मार्कर, यस। तो यहां से ये चीज हट जाती है, इतनी चीज हमको रिमूव कर लेनी होती है, ठीक। तो क्या हटा, COO और 2 N, यानी कि Na2CO3। तो ये हो गई इसकी रिएक्शन, ठीक है। अराउंड हीट करते हो आप 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, NaOH क्यों नहीं लेते हैं, सोडा लाइम क्यों लेते हैं। इसको बेटा कंबाइन आप बोलोगे सोडा लाइम, दिस इज व्हाट, दिस इज सोडा लाइम, ठीक। एक क्वेश्चन होता है कि क्यों हम सोडा लाइम यूज करते हैं NaOH नहीं, तो बेटा क्योंकि जो सोडा लाइम होता है वो दैट इज नॉट डेलिक्वेसेंट इन नेचर, ठीक है। वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता बेसिकली, तो इसीलिए हम सोडा लाइम यूज करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं करते हैं, दैट इज डेलिक्वेसेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नाउ इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, तो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। वाई डीकार्बोक्सिलेशन, बिकॉज यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ CO2। सो यहाँ पे क्योंकि हो रहा है रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है। सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम सोडियम प्रोपेनोएट। अब अगर हमने यहाँ पे एक कार्बन चाहिए था, जब हमें एक कार्बन वाली गैस चाहिए थी तो हमने 2 कार्बन यूज किए। अब हमें 2 कार्बन वाली गैस चाहिए तो हम 3 कार्बन यूज करेंगे, यानी कि एक कार्बन हमारे रिएक्टेंट में ज्यादा होना चाहिए, जो भी हमें प्रोडक्ट में गैस चाहिए उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं फ्रॉम सोडियम प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट यानी कि 3 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे C2H5COONA, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, CH3CH2 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। इसमें भी अगेन आप क्या करोगे, ऐड करोगे सोडा लाइम NaOH, ठीक। इन द एरो वी विल राइट CaO, ठीक। तो ये हमको क्या बना के देगा, एक तो ये हमको बना के देगा C2H6, ठीक। यहां से देखो क्या निकलेगा, यहां से इतना कंपाउंड हमारा निकल जाएगा, ठीक। बाकी सब कुछ सेम है, आपने हीट किया 300 डिग्री के अराउंड, ठीक है। साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा Na2CO3, ठीक है। तो देखो 2 यहाँ पे, अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 कार्बन बचे, यहाँ पे 5 और एक 6 हाइड्रोजन बचे। सॉरी मैंने यहाँ पे ये ऐसे होगा, ये सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। इस तरीके से ये दोनों रिएक्शंस होंगी। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी होगा अगेन डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक। ये भी डीकार्बोक्सिलेशन है। नेक्स्ट एल्कीन्स की प्रिपरेशन पे आते हैं। एल्कीन्स को हम लोग 2 तरीके से प्रिपेयर करते हैं। एक होता है इथाइल अल्कोहल, जिसको आप इथेनॉल भी बोल सकते हो। सेकंड होता है इथाइल ब्रोमाइड, या फिर आप जिसको ब्रोमो इथेन भी बोलते हो, ठीक है। चलो इसके रिएक्शंस देखते हैं। नंबर 1 है फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। अब अगर आपको इथाइल अल्कोहल, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से लिखो C2H5OH, ठीक। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल नहीं, तो C2H5OH लिखा हमने, ठीक है। साथ में बेटा अगर आपको इथाइल अल्कोहल को हीट कर दोगे, आप हीट करना है हमें इसे किसके साथ, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर भी याद रखो, अराउंड होता है यहाँ पे 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर आप इसके साथ इसको हीट कर दोगे तो ये क्या बनाएगा, ये यहाँ से H2O निकाल देगा और बचा हुआ कंपाउंड आपका आ जाएगा। तो H2O हम यहाँ से H और एक OH हटा दें तो C2H4 बचेगा प्लस H2O, ठीक है। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि सिंपल आप डैश शो कर देते तो भी सही था, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं डैश वाली रिएक्शन लिख देती हूँ। तो 2 कार्बन सिंगल बॉन्डेड थे, यहाँ पे OH लगा था, यहाँ सब जगह H लगा हुआ था, ठीक है। तो आपने इसको हीट किया तो यहाँ से ये वाला
ये OH जो है ये बाहर चला गया एक H को लेते हुए, ठीक है। तो OH बाहर आया तो यहाँ पे 2 बॉन्ड लगेगा कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक, इस तरीके से बन जाएगा। और साथ में ये OH बाहर निकल जाएगा, तो H2O हमारा बाहर आ गया। क्लियर है ये चीज़? तो या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे जो हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिए, इसकी जगह आप एक चीज और यूज कर सकते थे जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिना, ठीक। इसकी जगह हम और लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे एल्यूमिना, Al2O3। अब अगर आप Al2O3 देते तो टेम्परेचर चेंज कर देते, फिर टेम्परेचर क्या हो जाता, 350 डिग्री के अराउंड हो जाता। टेम्परेचर कितना हो जाता है, 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमने बोला था डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ से वाटर निकल रहा है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो, ब्रोमो इथेन, ठीक है। इसकी रिएक्शन समझो, इथाइल ब्रोमाइड 2 कार्बन और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमीन, यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हर जगह, प्लस करोगे आप इसको। अब जब आप C2H5Br ले रहे हो तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे। हैलोजन ले रहे हो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, याद करते जाओ, हैलोजन है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैसा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक। अगर आप अल्कोहलिक नहीं लिखोगे यहाँ पे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक, यू हैव टू मेंशन एनी ऑफ द वन, ठीक है ना। तो ये क्या बना के देगा, ये यहाँ से कुछ इस तरीके से पोटेशियम जो है ये ब्रोमीन के साथ जाएगा, ठीक। एंड ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्साइड है OH, ये एक H को पकड़ लेगा। क्लियर है? तो ये क्या बन के आ जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। देखो ये इन दोनों को ले जा रहा है, तो कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो रही है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास खाली हो रहा है, दूसरा दूसरे कार्बन के पास। तो जब इलेक्ट्रॉन खाली हो रहा है तो वहां पे क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। ये चीज याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहां से वैलेंसी खाली कर रहे हैं तो बॉन्ड बन रहा है वो, ठीक, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है ना, टेट्रावैलेंट, उसको 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, ठीक। अब चाहे वो जैसे भी करे, चाहे वो कोई हम किसी को हटा देंगे तो वो बॉन्ड बना लेगा, हम किसी को भेज देंगे तो वो बॉन्ड तोड़ देगा, लेकिन वैलेंसी उसकी 4 ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने ब्रोमीन और हाइड्रोजन हटाया, तो देखो 2 तरफ से बॉन्ड हटे तो ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 बॉन्ड बन गए, 4 जगह हाइड्रोजन लगे, बचे हुए 4 जगह हमें हाइड्रोजन लगा देना है, ठीक। तो मेरे डैश से आप हाइड्रोजन समझ लेना। साथ में क्या हटा, यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड KBr हटा, और क्या बचा, और यहाँ पे OH और H भी हमने हटाया था, तो H2O भी हमारा हट गया। क्लियर है ये रिएक्शन? इसको मैं वर्ड्स में नॉर्मल भी लिख सकती हूँ, C2H5Br प्लस KOH, तो ये क्या दे रहा है, C2H4 इथेन गैस प्लस KBr एंड प्लस H2O वाटर। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। ये C2H4 दे रहे हैं, ठीक है, C2H4 क्या बना रहे हैं हम, एल्कीन्स वाली रिएक्शन, यहाँ पे एल्केन वाली रिएक्शन बना रहे थे, ठीक है। सो एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। नाउ कम्स द लास्ट वन, दैट इज एल्काइन। एल्काइन की रिएक्शन भी 2 तरीके से हो सकती है, लैब प्रिपरेशन है ये केवल। तो फर्स्ट वन होती है आपकी कैल्शियम कार्बाइड से, एंड सेकेंड होती है 1,2 डाइब्रोमो इथेन से, ठीक है। देखो एल्कीन और एल्काइन किससे बनते हैं, सबके सब एल्केन से ही बन रहे होते हैं, एल्केन की कंपाउंड से सारी चीजें बन रही है, रिएक्टेंट में हमें एल्केन ही लेना है। क्लियर ये चीज? सो फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड बेटा होता है CaC2, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन भी आप ऐसे ही समझो, CaC2 इस तरीके से, ठीक। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और कैल्शियम के साथ वो सिंगल बॉन्ड बनाए। देखो कार्बन की चारों वैलेंसी फिल है, 3 यहाँ 1 यहाँ, और इसमें भी 3 यहाँ और 1 यहाँ, और कैल्शियम की भी दोनों वैलेंसी फिल है, तो इस तरीके से इसको बना दिया। इसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ, तो मैं वाटर थोड़ा अलग तरीके से लिख रही हूँ, देखो OHH प्लस OHH, यानी कि हमने 2 टाइम्स ऑफ H2O ले लिया। यहाँ पे मैं नीचे भी लिखती जा रही हूँ, CaC2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O हमने लिया है। क्लियर है ये चीज? तो ये क्या बना के देगा, अब ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी कि इतना हिस्सा हटेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला, CaOH होल ट्वाइस वाला, क्या हटा हमारे पास, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। आई होप सो ये विजिबल होगा, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ थोड़ा सा, प्लस CaOH का होल ट्वाइस हटा, ठीक। और क्या बचा हमारे पास, एक कैल्शियम ये बचा, एक कैल्शियम यहाँ पे बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, क्या बचा, 2 कैल्शियम, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, मतलब कि हमारा इथाइन बन गया, क्योंकि इथाइन क्या होता है, C2H2। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ से हमारी इथाइन गैस निकल के बाहर आ गई। इज दिस थिंग क्लियर? नेक्स्ट
फ्रॉम 1,2, अच्छा यहाँ पे भी लिख देते हैं C2H2 प्लस CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट फ्रॉम 1,2 डायब्रोमोइथेन, डायब्रोमोइथेन पहले स्ट्रक्चर समझो, 1,2 इथेन, मेथ एथ, 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है दोनों में, और 1 पे भी ब्रोमीन है, 2 पे भी ब्रोमीन है, तो यहाँ पे भी मैंने ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ पे भी ब्रोमीन लगा दिया, बची हुई जगह पे हाइड्रोजन हम फिल कर देंगे। ठीक, अगेन अब देखो हेलोजन आ गया, अभी मैंने आपसे क्या कहा था, हेलोजन आ रहा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं, KOH अल्कोहलिक, तो यहाँ पे भी सिमिलर होगा KOH अल्कोहलिक। ठीक, अब यहाँ पे भी जो KOH है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, यहाँ पे हर चीज 2 टाइम्स लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे KOH प्लस KOH, ठीक, इस तरीके से। अब एक पोटेशियम एक ब्रोमीन के साथ और दूसरा पोटेशियम दूसरे ब्रोमीन के साथ, ठीक, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ KBr निकलेगा, 2 टाइम्स ऑफ KBr प्लस 2 टाइम्स ऑफ KBr निकला, बचा हुआ ये HOH और यहाँ पे H, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ H2O भी निकलेगा। ठीक, और क्या बचा, और क्या बचा, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। देखो ये हाइड्रोजन हमने यूज कर लिए सारे के सारे, ये वाले और ये वाले, क्या बचा, कार्बन और 2 हाइड्रोजन, फिर से एल्काइन बन के आ गया, तो यहाँ पे C2H2 बन गया। ठीक, इसको मैं नॉर्मल वर्ड्स में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, C2H4Br2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ KOH will give out C2H2 plus 2 KBr plus 2H2O। ठीक है, नाउ अब ये जो एल्काइंस होते हैं इनमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। अच्छा एक सेकेंड, इसका नाम क्या होगा, इस वाले का, इस वाली रिएक्शन का नाम होगा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, और ये कौन सी है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना। नाउ इन दोनों में बेटा इंप्योरिटीज, मैं पूरी लैब प्रिपरेशन आपको समझा रही हूँ। ठीक है, इन दोनों में इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है जिनकी वजह से इसमें गार्लिक अडर भी आती है हमारे एल्काइंस में। ठीक, ये जो इंप्योरिटीज होती हैं ये होती हैं फॉस्फीन की, और मतलब ये जो फॉस्फीन की इंप्योरिटीज है बेसिकली हमको इसको रिमूव करना है। ठीक है, तो ये जो आर्सिन और फॉस्फीन इनकी इंप्योरिटीज होती है, इनको रिमूव करने के लिए हम इसको पास कर देते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से। ठीक है, तो इसमें जो इंप्योरिटीज हैं, लेट मी राइट इट हियर, जो इंप्योरिटीज हैं एल्काइंस में, ठीक है, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक, किससे, K2Cr2O7 के सॉल्यूशन से। ठीक, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से। किसकी इंप्योरिटीज होती है, आर्सिन की एंड फॉस्फीन की। ठीक है, आर्सिन एंड फॉस्फीन की जो इंप्योरिटीज है आप इसको K2Cr2O7 से रिमूव कर सकते हो। ये दोनों रिएक्शन, अगेन एक चीज और सुन लो, एलिमिनेशन रिएक्शन है और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है एंड एल्कीन्स एंड एल्काइंस एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी की जगह ले लेना, है ना, किसी को जाके रिप्लेस कर देना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे भी वही होता है। अगर आपने एल्केन को हेलोजन से रिएक्शन कराई तो वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हेलोजन। कैसे करते हैं, क्या होता है, चलो समझते हैं। तो सबसे पहले आपने ले लिया एक एल्केन, दैट इज CH4। ठीक है, CH4। अच्छा ऑल्सो आपके में जो एल्केन की रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मिथेन और इथेन की ही आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आपने ले लिया एल्केन, हैलोजन ले लिया, सपोज Cl2, क्लोरीन वाला, ब्रोमीन भी ले सकते थे आप। देखो आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन देता है और फ्लोरीन की रिएक्शंस आप पढ़ोगे नहीं क्योंकि वो बहुत एक्सप्लोजिव होता है। तो फ्लोरीन की 1 से 2 रिएक्शन है जो आपको सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास में पढ़नी है। ऑल राइट, तो यहाँ पे होगा क्या बेटा, क्लोरीन आया। अब आपको इतना डिटेल में तो नहीं जानना है, बट आप इतना समझो, ये जो क्लोरीन है ना, ये जाके इस पर अटैक करेगा। ठीक, तो ये बोलेगा अपना हाइड्रोजन मुझे दे दो। मतलब मैम क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो आपने 2 क्लोरीन लिए ना, Cl2 क्लोरीन क्लोरीन, तो एक क्लोरीन जाएगा हाइड्रोजन की जगह लेने और जो हाइड्रोजन निकला उसको एक क्लोरीन पकड़ लेगा। मतलब चलो समझते हैं, ये देखिए, तो सपोज आपने यहाँ पे ले लिया CH4। ठीक है, डस्टर मेरा मिल नहीं रहा है एक्चुअली, तो इसी से काम चला लेते हैं। तो आपने ले लिया C1 2 3 4, कुछ ऐसा दिखता है CH4, Cl2 से रिएक्ट कराया, Cl2 मतलब मैम 2 Cl। ठीक, होगा क्या बेटा, एक क्लोरीन अंदर जाएगा कार्बन के पास और एक क्लोरीन इस हैलोजन हाइड्रोजन को लेके बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे। एक क्लोरीन क्या किया, अंदर गया तो वो बन गया CHHH, Cl लग गया यहाँ पे आके,
प्लस एक क्लोरीन ने H को पकड़ा तो HCl हो गया। तो आप समझ लेना कि एल्केन हैलोजन के साथ रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड बनाते हैं और हैलोजन बनाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, डिफ्यूज्ड सनलाइट। ऑलराइट, तो ये तो हो गया मैम, आ गया ना, मतलब इतनी रिएक्शन है। नहीं, एक्चुअली होता क्या, ये रिएक्शन बड़ी खराब रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे रुकती नहीं है, ये रिएक्शन फर्दर आगे बढ़ जाती है। मतलब क्या होता है, देखो CH4 से CH3Cl बना, अब क्या होगा, अब ये Cl वापस से अटैक कर देगा। तो मैं आपको यहाँ साइड में कॉर्नर में समझा देती हूँ। होगा क्या, ये था CH4, इसके साथ रिएक्शन करी Cl2 ने और बना दिया CH3Cl प्लस HCl, ठीक। बट ये कंट्रोल्ड रिएक्शन है नहीं, ये रिएक्शन कंट्रोल में नहीं आती है, या आगे बढ़ जाती है। फिर क्या होगा मैम, इसके बाद आगे बढ़ेगी रिएक्शन, वापस से बेटा Cl2 अटैक करेगा। फिर देखो अगेन वही कहानी, एक Cl अंदर भेजो, एक Cl को HCl के साथ भेजो। मतलब देखो समझो, एक Cl अब की अंदर जाएगा कार्बन के पास, है ना, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन और निकलेगा, CH3Cl था, एक H और हटा दो, CHCl बच गया, और एक Cl अंदर भी तो भेजना है ना, एक Cl अंदर जाएगा तो CH3Cl, मतलब ये कुछ ऐसे दिख रहा था, ऐसे। अब एक Cl वापस से एक Cl ने अटैक कर दिया, वो क्या बोलेगा, भैया हमको भी लगा लो, तो ये क्लोरीन के वापस से कार्बन के पास जाएगा, तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन को वापस से पकड़ लेगा, है ना, यही तो होगा। तो वापस से एक Cl, यानी कि ये हटा के हम Cl लगा देंगे। अब ध्यान से देखो तो क्या बन गया, CH2Cl2, है ना। बस यही काम आपको करते रहना है 2-3 बार, हाँ 2-3 बार। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा CH2Cl2 प्लस अगेन HCl निकला बाहर। फिर क्या होगा, रिएक्शन रुक जाएगी, नहीं वापस से आगे बढ़ेगी, वापस से Cl2 अटैक करेगा, Cl2 अटैक करेगा। अब की क्या होगा, एक क्लोरीन अगेन अंदर, एक हाइड्रोजन के साथ दूसरा क्लोरीन बाहर, तो CH2Cl2 था, एक हाइड्रोजन वापस से हटा दो तो CHCl2 बचा, और एक क्लोरीन उसकी जगह लगा दो तो CHCl3 बन गया, है ना, प्लस HCl अगेन। फिर क्या होगा, फिर Cl2 अटैक करेगा, अब की क्या होगा, एक H बचा है ना, वो भी बाहर निकाल दो, CCl4 प्लस HCl। अब क्या होगा मैम, फिर से अटैक करेगा, नहीं। ऐसा काम केवल तब तक होगा जब तक सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर देता क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन सिर्फ ये काम उतनी बार कर पाएगा जितने हाइड्रोजन लगे होंगे। मतलब आप जल्दी से देखना, बहुत लोग C2H6 वाली रिएक्शन नहीं कर पाते, ये तो हमने मीथेन को लिया था। अगर हम मीथेन ले ले बेटा, C2H6, कुछ नया होगा क्या, नहीं। सोच के बताना इसमें कितनी बार क्लोरीन रिप्लेस करेगा। चलो अच्छा मैं बता देती हूँ, कंफ्यूजन स्टेट में नहीं रखेंगे आपको। तो 6 हाइड्रोजन है ना, देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 बार क्लोरीन आके लगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 6 बार क्लोरीन अटैक करेगा, और 6 बार क्लोरीन लगता जाएगा, एक एक करके, एक साथ नहीं लगता है, एक एक करके लगता है, ठीक है। फिर क्लोरीन लगेगा, फिर H बाहर, फिर क्लोरीन, फिर H, और ये तब तक होता रहेगा जब तक क्लोरीन सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर देता। ये एक अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होती है जो जल्दी कंट्रोल में नहीं आती है, क्लियर। तो बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे हमको ये क्या मिल गया, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, है ना, डाइक्लोरोमीथेन, है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। ये क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिंपल। अच्छा, इसको आप क्लोरोफॉर्म बोलते हो, चाहो तो याद कर लेना, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एक करके क्लोरीन आता जाएगा, सब्स्टिट्यूट करता जाएगा, क्लियर। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट में चाहो तो आप ऐसे ही समझो कि एक क्लोरीन अंदर और एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बाहर, दैट्स इट। फिर बार बार अटैक होगा तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे बन जाएंगे, और एंड में कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा। कब तक होगी रिएक्शन, जब तक सारे हाइड्रोजन को ये रिप्लेस नहीं कर देता क्लोरीन, ठीक। ब्रोमीन गिव्स द सेम रिएक्शन, बट आप आयोडीन और फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं करा सकते। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या समझते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना, बस वही होने वाला है। ऑक्सीडेशन के 4 तरीके से ऑक्सीडेशन होगा। नंबर वन, अगर आपने बेटा कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया, मतलब क्या है, देखो अगर आपने ले लिया मीथेन और इसमें ऑक्सीडेशन कराया, और आपने ऑक्सीजन जो लिया है वो एक्सेस में लिया हुआ है, एक्सेस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। इसमें ब्लू नॉन ल्यूमिनस फ्लेम निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लू नॉन ल्यूमिनस फ्लेम निकलती है, ठीक है। तो क्या हुआ, मीथेन ने O2 के साथ रिएक्ट कराया, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। मैम इथेन में क्या होगा, सिमिलर कहानी, इथेन प्लस ऑक्सीजन विल ऑल्सो गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंसिंग आप बस कर लीजिएगा दोनों में, बैलेंसिंग केवल आपको ध्यान देनी, अदरवाइज बाकी सब कुछ यहाँ पे सिमिलर रहेगा, क्लियर। सो ये हो गई रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लू नॉन ल्यूमिनस फ्लेम निकलेगी, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड,
क्लियर है? तो ये एक्सेस की रिएक्शन हो गई। अच्छा, इनकम्प्लीट क्या होता है? देखो, अगर इसी मीथेन को आपने लिमिटेड ऑक्सीजन ले लिया, लिमिटेड, ठीक, अभी क्या होगा? अभी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था ना पहले, अब कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा प्लस वाटर, ठीक, एक ऑक्सीजन कम हो गया, छोटा कम ऑक्सीजन लिया ना, लिमिटेड ऑक्सीजन लिया, तो ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। अच्छा, एक और कंडीशन आती है वेरी लिमिटेड, अगर आपने इसी CH4 को ऑक्सीजन से वापस से रिएक्ट कराया और अब की ऑक्सीजन वेरी लिमिटेड में ले लिया, अब क्या होगा भाई? एक ऑक्सीजन जो गया था ना, अब की वो भी नहीं जाएगा। वैसे तो कार्बन को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, अब की वो भी ऑक्सीजन नहीं जाएगा, सिर्फ कार्बन बनेगा प्लस वाटर, ठीक है। इस कार्बन को आप बोलते हो ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन, कोक, ब्लैक कार्बन, मतलब ये बहुत ही बेकार रिएक्शन है, मतलब ये कार्बन जो है ये अच्छा नहीं है एनवायरमेंट के लिए। यहाँ तक का दिख रहा है ना सबको? ऑलराइट, तो ये हो गई अपनी इनकम्प्लीट। कंप्लीट, इनकम्प्लीट में दो आई हैं, लिमिटेड, वेरी लिमिटेड। कंप्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड, और एकदम लिमिटेड ले लिया तो केवल कार्बन, ब्लैक कार्बन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बेटा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये क्या है मैम? अरे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा दो, बस सिंपल कहानी है। कैटलिस्ट कैसा हो सकता है? जैसे कि आप कॉपर ले सकते हो, मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले सकते हो। जैसे आपने ले लिया मीथेन CH4 और आपने इसकी रिएक्शन अगेन ऑक्सीडेशन कर रहे हो O2, लेकिन अब की ना आपने कॉपर की प्रेजेंस में कर दिया। कॉपर चाहो तो लिख लो, यहाँ पे टेम्परेचर 200 डिग्री का रहता है, 200 डिग्री सेल्सियस एंड 100 ATM प्रेशर, 100 ATM, तो ये कॉमा कर दे रही हूँ मैं, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 100 ATM प्रेशर। तो क्या होता है? कहानी सेम है, लेकिन यहाँ पे बनेगा अल्कोहल, बन जाएगा CH3OH, ठीक है। मतलब अगर आपने मिथेन ले लिया तो अल्कोहल, बेटा यहाँ पे हर जगह आप C2H6 लोगे, सिमिलर कहानी हो रही है, इसीलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा है, ठीक है। C2H6 लोगे, सेम कहानी, सेम चीजें बनेंगी, बस आपको उसका यू कैन से वो चेंज कर देना है, रिएक्शन में आपको बैलेंसिंग बस चेंज कर देनी है, अदरवाइज एवरीथिंग विल रिमेन सेम, ठीक। अभी हमने क्या किया? हमने एल्केन में रिएक्ट कराया ऑक्सीजन को, अब की क्या बना हमारे पास? अब की हमारे पास अल्कोहल बन गया। क्लियर? बैलेंस कर दीजिएगा अगेन, 2 और 2 आई गेस लगेगा, ठीक। सिमिलर कहानी थी, बस आपने यहाँ पे अल्कोहल बना लिया। तो अगर आपने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया तो अल्कोहल बन के मिल गया हमें। कुछ नया है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये तो आसान है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया, ऑक्सीजन में हमको अल्कोहल मिल गया ऑक्सीडेशन करने पे, दैट्स इट, ठीक है। सिमिलर कहानी, अगर आपने एग्जैक्टली सिमिलर कहानी में ये कैटलिस्ट जो लिया इसको चेंज कर दो आप, तो क्या होगा? तो थोड़ा सा रिएक्शन भी बदलेगी। जैसे अगर आपसे मैंने बोल दिया अभी ना आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड, 2 ही कैटलिस्ट हैं आपके में, तो आपने मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लेना है, तो मैं कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ CH4 प्लस O2 और अब क्या आपने MOO ले लिया, MOO, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। अभी क्या होगा? अभी एल्डिहाइड बनेगा। फिर से कॉपर लिया हमने, अल्कोहल बना। अगर हमने मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लिया, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा, HCHO, ठीक। 2 टाइम्स बैलेंस कर लेना, मेरे ख्याल से 2 आ जाएगा। सो बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर हमने एल्केन लिया, पहले ऑक्सीडेशन कराया कॉपर के साथ तो अल्कोहल मिला, फिर ऑक्सीडेशन कराया हमने मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ, अच्छा यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पे एल्डिहाइड और वाटर मिल गया, ठीक। एल्डिहाइड और वाटर, अभी मैं समरी भी दे दूंगी आपको, डोंट वरी। कंट्रोल्ड स्लो ऑक्सीडेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 12th में भी आती है एक्चुअली ये। यहाँ पे क्या करना है? देखिए बेटा, एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हो ना जब, ऑक्सीडेशन, तो आपको मिलता है अल्कोहल, अल्कोहल। अगर आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दिया तो आपको मिलता है एल्डिहाइड, ये चीज नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एल्केन का एल्डिहाइड, एल्केन का ऑक्सीडेशन अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल। आपको बोर्ड्स में कोई भी बीच से रिएक्शन पूछ सकते हैं, मतलब अल्कोहल दे देंगे, बोलेंगे बताइए क्या बन रहा है ऑक्सीडेशन पे, तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड दे दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन दे दिया तो अल्कोहल, ये याद रखिएगा, स्टेप्स है ये। अच्छा रिएक्शन करते हैं, चलो रिएक्शन ले लिया हमने एल्केन अगेन CH4, रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कराया। ऑक्सीडेशन मैम कैसे होता है? यहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सीडेशन लिख दे? नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, जो ऑक्सीडेशन करा पाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है यहाँ पे? पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन को अंदर भेजता है। अभी क्या होगा? एक ऑक्सीजन बेटा अंदर चला जाएगा, CH4 है ना, एक ऑक्सीजन अंदर गया, ये हमारा CH4 है, इसमें हमने ऑक्सीजन अंदर भेजा, तो कैसे जाएगा? ये बन जाएगा CH2
CH3OH। क्यों मैम ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हमको पता है अल्कोहल बनने वाला है, तो हमने OH पहले लगा दिया। अब जो बचा बगल में लिख दो, CH3 ही तो बचा, तो CH3OH हो गया हमारा। ठीक है, ध्यान समझना, वापस से ऑक्सीडेशन हुआ, अगर इसी का ऑक्सीडेशन कर दिया, अभी एल्डिहाइड बनेगा K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। अब क्या होगा भाई, एक ऑक्सीजन अंदर जाएगा। अब एल्डिहाइड होता क्या है, सारे फंक्शनल ग्रुप में आपको पढ़ा चुकी हूँ, सारा नॉमेनक्लेचर में आपको पढ़ा चुकी हूँ, राइट। तो अल्कोहल होता क्या है, एल्डिहाइड होता क्या है, एल्डिहाइड मतलब मैम CHO वाला ग्रुप है ना, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगेगा, यस। तो यहाँ पे H, एक H लगेगा, एक C लगेगा, H लग जाएगा, O लग जाएगा। क्यों मैम ऐसा क्यों? देखो बेटा, एक कार्बन में हमेशा एक एक कार्बन वाले ही ग्रुप मिलते हैं, मतलब कहीं भी कार्बन नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन विल रिमेन सेम, इधर ही आपको H घुमाते रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकल गया। अच्छा, यहाँ पे H2O भी रिमूव होगा, चाहो तो लिख देना प्लस H2O। ठीक है, फिर क्या करें, वापस से ऑक्सीडेशन कर दो K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, K2Cr2O7। अभी क्या होगा, अभी एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, HCOOH होता है, तो बस आपको लिख देना है HCOOH। दिस विल बी द रिएक्शन। क्लियर है। अब आपको मैं एल्कीन से भी बता देती हूँ। चलो इसमें अगर आपने ले लिया C2H6, चलो मैं आपको ओरली बता देती हूँ। आपने ले लिया C2H6, सिमिलर कहानी, ऑक्सीडेशन कराओगे, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, तो अपने दिमाग से बना के देखना, ऐसे 2 कार्बन का एल्डिहाइड तो ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसे, यही तो होता है 2 कार्बन का एल्डिहाइड। वैलेंसी फिल करोगे आप तो 2 कार्बन में एल्डिहाइड बन गया, तो CH3CHO बन जाएगा। फिर से ऑक्सीडेशन कराओगे तो 2 कार्बन वाला पहले आपने 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड यहाँ पे बनेगा। अल्कोहल बनाना था तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल क्या हो जाएगा, CH3COH, CH3CH2OH। दिस विल बी द 2 कार्बन वाला अल्कोहल। फिर एल्डिहाइड भी हो गया। अब एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसे दिखेगा भाई, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, बस ऐसे लगा देना है बची हुई जगह पे हाइड्रोजन, तो बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा अपना रिएक्शन एल्कीन का। ठीक है, ऑल राइट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज बेटा पायरोलिसिस। ना पायरोलिसिस क्या होता है मैम, पायरोलिसिस होता है बेटा ब्रेकडाउन होना। ठीक है, विद इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर आप किसी चीज को बहुत हाई टेम्परेचर पे तोड़ देते हो, लिसिस कर देते हो, ब्रेक डाउन कर देते हो, तो उसको आप बोलते हो पायरोलिसिस। लिसिस से याद आया, अभी मैं आपका इलेक्ट्रोलिसिस पे भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ कुछ दिन में। ठीक है, जल्दी जल्दी इजी वाला 5 to 10 मिनट्स के अंदर। पायरोलिसिस कर दिया हमने, लिसिस तोड़ दिया। कैसे तोड़ते हैं, देखो आपने ले लिया CH4, 2 टाइम्स ऑफ CH4, आपने इसको बहुत हाई टेम्परेचर दे दिया। मैम कितना हाई, 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो इसका हो जाएगा डीहाइड्रोजनेशन। क्या हो जाएगा, डीहाइड्रोजनेशन। व्हाट इज डीहाइड्रोजनेशन, डी मतलब बेटा रिमूवल और हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। क्लियर, H2 बाहर हो जाएगा, बचा हुआ ग्रुप बना देना। क्या बचा, आपने 2 कार्बन लिए थे CH4, जिसमें से आपने 2 टाइम्स ऑफ H2 को बाहर निकाल दिया, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन इसके हटा दिए, 2 हाइड्रोजन इसके हटा दिए, तो मैम ये तो CH2 बचा। यस, क्या बचा, CH2 और CH2 बचा। अब कार्बन की वैलेंसी फिल करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा ना, तो बस डबल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन करते हो। वैसे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ H2 निकलेगा, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ H2 निकलेगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा CH। डबल बॉन्ड क्यों नहीं आया मैम, अरे देखो जब आप एल्केन लेते हो तो एल्काइन बनता है। ठीक, एल्काइन बनेगा, यहाँ पे 1 कार्बन वाले से एल्काइन बनता है, 2 कार्बन वाले से, सपोज आपने ले लिया CH3 और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगा दिया। ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस क्या लगा दिया, टेम्परेचर लगा दिया। अब इस पोजीशन पे आपका बनता है डबल बॉन्ड वाला ग्रुप। ठीक है, एल्यूमिना की प्रेजेंस में होता है Al2O3। चलो नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। पहले एल्कीन्स की जानते हैं। सबसे पहले एल्केन्स जो होते हैं वो देते हैं हमारे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, वेयर एज एल्कीन्स और एल्काइंस यानी कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो देते हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन का मतलब है कोई चीज़ आके ऐड हो जाएगी बट कोई चीज़ बाहर नहीं निकलेगी, सो दैट इज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कैसे होती है चलो करते हैं जल्दी से। फर्स्ट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन हो जाए, मतलब हाइड्रोजन आके ऐड हो जाए तो उसे आप बोलते हो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं दोनों में, तो एक साथ लिख दी। 2 केवल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो चेंज होंगी एल्काइंस की, जो कि टेस्ट की तरह भी वर्क करेंगी, उसके इसके बाद समझाऊंगी मैं। ठीक है, देन अल्कोहल्स एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन चैप्टर एंड। चलो, सो बेसिकली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा,
इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यहाँ पे निकल होता है, अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस होता है। कैटलिस्ट में प्लैटिनम भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, याद रखिएगा। इट कुड बी निकल, इट कुड बी प्लैटिनम, इट कुड बी पैलेडियम, तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। 300 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रखना है आपको। तो यहाँ पे होगा क्या, एडिशन हो जाएगा। ये जो C डबल बॉन्ड C है ना, इसमें एडिशन होगा। एडिशन मतलब होता है बेटा बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे बस कोई चीज़ हटती नहीं है, बस यहाँ पे बॉन्ड टूटता है। तो C सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा, एक बॉन्ड टूट गया, एक कार्बन से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे और यहाँ पे 1 से 2 हाइड्रोजन लगे, है ना। एक हाइड्रोजन इधर आके लग गया, एक हाइड्रोजन इधर आके लग गया। काउंट कर लो, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, हाँ देख लो पूरी है या नहीं। एक कार्बन है, उससे एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, 2 + 3 = 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन के आ गया एल्केन, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी जब आप एल्कीन की पढ़ते हो तो हमेशा एल्केन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हैलोजिनेशन। अच्छा, इसको आप डिहाइड्रोजिनेशन, इसको आप जो फर्स्ट वाली रिएक्शन, इसको आप हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे हैलोजिनेशन हुआ, हैलोजन आके ऐड हो गया, सो दैट इज इट इज अ हैलोजिनेशन रिएक्शन, सॉरी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, सॉरी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, है ना। हैलोजिनेशन तो सेकंड है जिसमें हैलोजन ऐड होगा। चलो हैलोजिनेशन में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हैलोजन ऐड होता है, सपोज मैंने ब्रोमीन ऐड कर दिया, सेम कहानी होगी बेटा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे, सो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। एक यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन लगे हैं 2-2, है ना, 2-2 हाइड्रोजन ऑलरेडी लगे, एक ब्रोमीन यहाँ आ गया, एक ब्रोमीन यहाँ आ गया। मैम क्या क्लोरीन होता तो नहीं होती ये रिएक्शन? सिमिलर रिएक्शन होती बेटा, क्लोरीन भी अटैक कर सकता था। अगर क्लोरीन को आप रिएक्ट कराते तो सिमिलरली क्लोरीन आके अंदर ऐड हो जाता है एक एक कार्बन पे, ठीक है। इसका नाम आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे 1,2 2 ब्रोमो लगे हैं, डायब्रोमो इथेन, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, ये हमेशा एक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा, विच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर सॉल्वेंट नहीं लिखोगे रिएक्शन गलत हो जाएगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होगा ये हमेशा, जो कि एक अनरिएक्टिव सॉल्वेंट है, ठीक है। चलो ये हो गया, तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट इज हैलोजन एसिड्स। अब हैलोजन एसिड क्या होता है, मतलब जैसे HX वाले ग्रुप, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हैलोजन और एसिड, एक हैलोजन होगा और एक हाइड्रोजन होगा, हैलोजन एसिड रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन ना एक टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के भी काम आती है, तो इसको भी समझ लो। हैलोजिनेशन रिएक्शन दोनों में ही अनसैचुरेशन बताता है, मतलब ये रिएक्शन एल्कीन्स, मैम क्या ये रिएक्शन सैचुरेटेड नहीं देंगे? समझो बात को। इस रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे ब्राउन कलर, कहाँ लिख दूं मैं, ब्राउन कलर जो होता है ना ब्रोमीन गैस का, वो कलरलेस हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ब्राउन कलर यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है, विच सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मतलब मैम बेटा इस रिएक्शन में ब्रोमीन जो होती है वो रेडिश ब्राउन, जनरली ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है। बट इस रिएक्शन में जब ये अंदर जाती है तो ब्रोमीन एक एक करके टूट के अंदर चला जाता है एक एक कार्बन में। इसकी वजह से ब्रोमीन का जो ब्राउन और रेड कलर है वो कलरलेस हो जाएगा। ऐसा एल्कीन्स में भी होगा और एल्काइंस में भी होगा, पर एल्केन्स में ऐसा डिस्चार्ज नहीं होता कलर, याद रखना। सो हैलोजिनेशन रिएक्शन सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, लिख सकते हो आप, वेयर ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन गैस इज डिस्चार्ज्ड टू कलरलेस, ठीक है। यू कैन नोट इट डाउन एंड इट सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मैम क्लोरीन होता तो क्या होता, तो वो टेस्ट नहीं होता, वो रिएक्शन सिंपल हो जाती, ठीक है। क्लोरीन में ये टेस्ट नहीं होता, बस ये सिंपल रिएक्शन में एक एक क्लोरीन आके लग जाता। आगे बढ़ते हैं, हैलोजन एसिड्स की बात करते हैं। आप इसमें ऐड कर दो कोई भी HX वाला ग्रुप, सपोज हमने HCl ऐड कर दिया, कहानी सेम होगी बेटा, सब में बॉन्ड टूटेगा। अब देखो कितनी इजीली आपको समझ में आएगा, यही रिएक्शन सब हर बार होनी है। एक जगह हाइड्रोजन को भेज दो, एक जगह क्लोरीन को भेज दो, ठीक है। तो हमने बॉन्ड तोड़ दिया, एक बॉन्ड, एक जगह हाइड्रोजन आ गया, एक जगह क्लोरीन आ गया, बाकी हाइड्रोजन 2 यहाँ लगे हैं और 2 यहाँ लगे हैं एज इट इज, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया, एक कार्बन से यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। नाम आप इसका समझ ही गए होगे, 2 कार्बन है, एक से क्लोरीन लगा है, सो 1 क्लोरोइथेन, 1 क्लोरोइथेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है मैम, बेटा यहाँ पे आप रिएक्शन कराते हो विद डाइल्यूट KMnO4 की, डाइल्यूट KMnO4। ये KMnO4 ना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉरी कोल्ड होगा एंड डाइल्यूट होगा, ठीक है। दिस KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है सामने वाले को। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को अंदर भेज देगा, क्लियर। ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को अंदर भेज देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कार्बन है, बॉन्ड टूटा होगा, कार्बन है ना, बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही होगा। अब ऑक्सीजन को अंदर भेज दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब सुना यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बेसिकली ये हाइड्रोजन्स हटके ऑक्सीजन अंदर जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई गई है, प्लस ऑक्सीजन किया गया है,
मैंने नेसेंट ऑक्सीजन लिखा है क्योंकि ये सिंगल ऑक्सीजन को अंदर भेजते हैं, साथ ही साथ वाटर के साथ भेजते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, कंफ्यूज नहीं हूँ, पूरा लिख देती हूँ। ये होगा क्या, यहाँ पे ये ऐड होगा H2O, H2O को मैंने HOH लिखा है और प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन, ऐसे ये रिएक्शन होती है। डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट मतलब पानी भी होगा, तो हमने पहले पानी लिख दिया। फिर KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन को अंदर भेजेगा, तो हमने KMnO4 लिखने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन लिख दिया। आप एरो के ऊपर लिख सकते हो कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। अब क्या हो जाएगा बेटा, एक OH बॉन्ड टूटेगा, एक OH एक कार्बन से लग जाएगा और एक OH दूसरे कार्बन से लग जाएगा। एक एक कार्बन पे एक एक OH चले गए, बाकी जो हाइड्रोजन है वो एज इट इज लिख दो। मतलब बॉन्ड टूटने पे एक एक OH अंदर जा रहा है। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एल्कीन्स की। कुछ नहीं करना है, एल्कीन बना दो, ऑक्सीडेशन करा दो, एक एक OH लगा दो। क्या बन गया, मेथ एथ इथेन डाइऑल, इथेन डाइऑल, इट इज इथेन डाई ऑल। अब ये भी एक टेस्ट है, ये भी एक टेस्ट की तरह वर्क करता है। अब ये क्या टेस्ट करता है, ये KMnO4 इनिशियली पर्पल कलर का होता है, बट एट द एंड ये डिस्चार्ज हो जाता है ग्रीन कलर का, ग्रीन या यू कैन से नॉर्मल कलरलेस जैसा, तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे आप बोलते हो ये टेस्ट है अनसैचुरेशन का। अनसैचुरेशन क्यों, क्योंकि ये टेस्ट ये भी देंगे एल्कीन्स और एल्काइंस भी, एल्केन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। ऑक्सीडेशन समझ में आया, ऑक्सीडेशन में क्या किया, डाइल्यूट KMnO4, तो डाइल्यूट मतलब पानी भी एडेड है, तो हमने पानी ऐड कर दिया, और ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन ऐड कर दिया। अब OH अंदर चला जाएगा। लास्ट इज कंबशन रिएक्शन। कंबशन तो आपने बहुत पहले से पढ़ी हुई है। कोई भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है, साथ ही साथ में हीट बाहर निकालता है, ठीक है। तो बस ये तो सिंपल सी रिएक्शन है, दिस इज नोन एज कंबशन रिएक्शन, ठीक है। आप इसको बैलेंस लिखना, बिना बैलेंसिंग के आप कोई भी रिएक्शन मेंशन करके नहीं आना एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो ये हो गई रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं एल्काइंस में। अब सारी कहानी देखो आपको खुद से करनी है। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन अंदर जाएगा। देखो दो बॉन्ड रह गए, एक ही बॉन्ड टूटेगा ना, इनिशियली एक बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ये रिएक्शन फर्दर आगे बढ़ेगी, वापस से रिएक्शन होगा H2 से और अब बना देगा सिंगल बॉन्ड, एक एक हाइड्रोजन हर जगह लगा दीजिए। तो मतलब मैम अब तो हम कंफ्यूज हो गए कि हम कैसे याद करेंगे। अरे वेरी सिंपल यार, इनिशियली एक बॉन्ड टूटता है, पहले एक बॉन्ड टूटा तो एक एक हाइड्रोजन अंदर गया, वापस से एक बॉन्ड टूटेगा, वापस से एक बॉन्ड टूटेगा और एक एक हाइड्रोजन अंदर जाएगा। मतलब एल्काइंस में रिएक्शन तब तक होती है जब तक एल्केन ना बन के आ जाए। बल्कि आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ से वो वाला प्रोडक्ट आप इसको हटा दो, आप 2 टाइम्स H2 डायरेक्ट ऐड कर दो। बट याद रखना एल्काइन से भी एल्केन बनता है और एल्कीन से भी एल्केन बनता है, बनेगा दोनों से एल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन ब्रोमीन वाली करते हैं। क्या करना है मैम, सिंपल सी बात है मैम, एक बॉन्ड तोड़ दो आप, अब आपकी मर्जी चला लेते हैं। चलो हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऑलरेडी, एक ब्रोमीन यहाँ भेज दीजिए, एक ब्रोमीन यहाँ पे। फर्दर रिएक्शन आगे बढ़ेगी, CCl4 की प्रेजेंस में वापस से Br2 ऐड होगा। अब एक ब्रोमीन, एक एक हाइड्रोजन जो लगे उन्हें एज इट इज लगा दो, एक ब्रोमीन एज इट इज लगा दो, एक एक ब्रोमीन और लग गए, ठीक है। मतलब ब्रोमीन वापस से अटैक करेगा, हर बार क्लोरीन होगा, क्लोरीन वापस से अटैक करेगा, क्योंकि ये भी एल्केन ही बनाते हैं, बनेगा एट द एंड एल्केन। बस बॉन्ड एक एक करके आप तोड़ रहे हो, ठीक है, एक साथ नहीं तोड़ रहे हो आप, एक एक करके तोड़ रहे हो। मैम एक साथ तोड़ देंगे गलत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलो एक में एक साथ तोड़ सकते हो आप। सपोज मैं इसी में लिख दूं C ट्रिपल बॉन्ड C और H और H और मैं Cl2 ऐड करूँ। अब मुझे एक साथ बॉन्ड तोड़ना है तो आप क्या बोलोगे, 2 टाइम्स Cl2 ऐड कर दो, डायरेक्ट बना दो C सिंगल बॉन्ड C, जैसे हाइड्रोजन लगा दो और 4 Cl लगा दो, चलेगा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हैलोजन एसिड। क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन को एक तरफ भेज दो, हेलोजन को एक तरफ भेज दो, तो C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन एक तरफ, हेलोजन एक तरफ, ठीक है। वापस से रिएक्शन होगी, C सिंगल बॉन्ड C, वापस से एक तरफ हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरी तरफ ब्रोमीन चला जाएगा। क्लियर है, ये रिएक्शन हो गई। नेमिंग आप खुद से करना है क्योंकि नॉमेनक्लेचर अभी मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ, सारे लिख सकते हो आप, 1,1,1,1,1, इसको आप बोलोगे 1,2, 1,1, 2,2, सॉरी डायरेक्ट लिख दो 1,1, 2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन, है ना। तो आप लिख सकते हो क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं डायरेक्टली। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये भी एक टेस्ट की तरह वर्क करेगा, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, अभी बताया, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, दोनों में लग रहा है ये काम, ठीक है। ब्रोमीन का जो रेड ब्राउन कलर होगा वो बाहर जाके कलरलेस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, KMnO4 आ गया। KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे डाइल्यूट KMnO4 डायरेक्टली ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली बेटा 2 बॉन्ड तोड़ना, C सिंगल बॉन्ड C, क्या क्या लगता है अंदर मैम, अंदर OH लगता है बिल्कुल, और एक H इसके पास ऑलरेडी है, एक H ऑलरेडी है, OH अंदर चला गया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गया होगा तो यहाँ पे COOH बन जाता है, विच इज ऑक्जेलिक एसिड,
ये क्या हुआ भाई, चलो वापस से समझाती हूँ मैं, और दोनों में टेस्ट सेम रहेगा, पर्पल कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो वापस से इसको समझो। C और C डबल बॉन्ड लगा हुआ था, आपने क्या करना है, आपको H2O की प्रेजेंस में वाटर को अंदर भेजना है ना। H2O क्या होता है, लिख देते हैं HOH, है ना। तो HOH और O मतलब OOH, इतना हिस्सा आप अंदर भेजते हो, OOH, तो OOH यहाँ आ गया, OOH यहाँ पे आ गया। क्लियर है। तो OOH दोनों में सिमिलर कहानी, OOH, ये देखो, ठीक है। अब ये चीज़ बस आपको याद रखनी है कि जब आप एल्काइन कर रहे हो, आपने OOH डायरेक्टली भेज दिया और यहाँ पे आपने OH करके भेजा। ईजी है, बहुत ईजी है। देखो कैसे समझना है आपको समझना है, जब आपने एल्काइन ले लिया तो OOH एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन जब आपने एल्कीन ले लिया तो आपको अल्कोहल मिल रहा है, OOH मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है, 1,2 डाइओइक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड आप इसको बोल सकते हो। अगेन वापस से नेक्स्ट इज अपना कंबशन रिएक्शन, है ना। कंबशन रिएक्शन में तो देखो जो यहाँ पे हुआ है C2H2 C2H4 था, यहाँ पे सेम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है, ये हो जाएगी रिएक्शन। दो टेस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ एल्काइन देते हैं, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे इनकी रिएक्शंस आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको रिएक्शन नहीं पढ़नी, मत पढ़ना, बट आपको रिएक्शन के थ्रू ही मैं समझा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने ले लेना है अमोनियकल क्यूपरस क्लोराइड की रिएक्शन। इसमें क्या करते हो आप, अमोनियकल क्यूपरस क्लोराइड, मतलब आप यहाँ पे एल्काइन लेते हो C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन करा देते हो क्यूपरस क्लोराइड CuCl2 से। किससे कराते हो, CuCl से, सॉरी CuCl से, ठीक है। अगर आपने ये रिएक्शन करा दी, अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी CuCl से, और इन द प्रेजेंस ऑफ आप यहाँ पे करते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियकल है ना, अमोनियम NH4OH, तो होता है क्या बेटा, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ CuCl होता है। वैसे तो आप चाहो तो बैलेंस लिखो, नहीं चाहो, आपको रिएक्शन नहीं पढ़नी है, डोंट वरी, आपको रिएक्शन नहीं पढ़नी। होता क्या यहाँ पे, ये C ट्रिपल बॉन्ड C जो है, इसमें एक एक जगह कॉपर आके लग जाता है। यहाँ पे एक कॉपर आ जाएगा और एक कॉपर यहाँ पे आ जाएगा, बचा हुआ क्या है, NH4 बचा, NH4Cl बन जाता है, साथ में वाटर बन जाता है। तो ये क्या बन के आया, ये बन के आया एक कंपाउंड। इसका वाइट कलर, इसका रेड कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एल्काइन है तभी इसका रेड प्रेसिपिटेट निकलेगा, अगर एल्कीन है तो ये रिएक्शन नहीं शो होगी, ठीक है। तो ये एक टेस्ट होता है, क्या टेस्ट है, रेड कलर निकला ऑफ कॉपर एसिटाइलाइड, आप बोल सकते हो कॉपर एसिटाइलाइड, यहीं पे लिख दूं मैं, चलो सही से लिख देती हूँ, रेड कलर ऑफ कॉपर एसिटाइलाइड, ये सर्व करता है एज अ टेस्ट फॉर एल्काइन, केवल एल्काइन ये रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, सिमिलरली आप ये रिएक्शन ले लो HH, और अब आप लगा दो AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियकल फॉर्म में, तो अमोनिया तो लो गई, अमोनियकल NH4 के प्रेजेंस में आपने ये रिएक्शन भी कर दी। इस रिएक्शन में क्या होगा, सिमिलर कहानी होगी बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड C है, एक जगह सिल्वर यहाँ आ जाएगा, एक जगह सिल्वर यहाँ आ जाएगा, बाकी NH4NO3 जो भी बाकी प्रेसिपिटेट बन रहे हैं सब लिख दो, NH4NO3 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। इसके निकलते हैं वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ, आपकी क्या बना है, सिल्वर वाला, सिल्वर एसिटाइलाइड। आई होप से समझ गए होंगे, आया समझ में। अगर आपने कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन कराई, आपको रिएक्शन नहीं याद करनी, आपको याद रखना है, अगर एल्काइन की कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन होती है तो रेड कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है, हमेशा, ठीक है। और अगर आपने सिल्वर से कराया तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है। ये दोनों टेस्ट हैं जो कि केवल और केवल इथाइन देंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले होता है उसका लैब मेथड। इसमें आप क्या करते हो, एक एल्काइल हैलाइड को लेते हो। एल्काइल हैलाइड मतलब मैम बेटा RX वाला ग्रुप। एल्काइल पता है ना, CH3 C2H5 C3H7, और हैलाइड मतलब हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप से। तो आपने कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लेना है। सपोज मैंने ले लिया C2H5OH, 2 कार्बन वाला कम से कम लेना, एक वाले से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है एक कार्बन अगर होगा तो डबल बॉन्ड किस में लगेगा, आपको अल्कोहल बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप सिंगल कार्बन वाला मत लेना, डबल बॉन्ड वाला लेना, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये तो बनाना है ना, अल्कोहल तो हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड ले लेंगे, हैलोजन लगा दो, कोई भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी लगा सकते हो। फ्लोरीन मत लगाना, गलत हो जाएगा, बिकॉज वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है। एल्कली को रिएक्ट करा दो। अब यहाँ पे आपको एल्कली को रिएक्शन करानी है, एल्कली के साथ एल्कली सोल्यूशन की रिएक्शन करानी है, एल्कलाइन, बल्कि एल्कलाइन या एल्कली तो क्या होगा, NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, एल्कली सबने पढ़ा है ना। तो सपोज हमने ले लिया NaOH, एक्वस NaOH लेना है आपको। कैसा लेना है, एक्वस NaOH लेना है, ये चीज याद रखना, आप अल्कोहलिक मत लिख देना। तो इसको आप जब बॉईल करोगे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना काम क्या होने वाला है, Na के साथ Cl निकलेगा और OH अंदर चला जाएगा। बस इसी तरीके से आपको रिएक्शंस पढ़नी है, बहुत आसान है सारी रिएक्शंस अगर आप ऐसे समझोगे तो, अदरवाइज आपको टफ लगने लगेंगी, बट बहुत आसान है। क्या बना, C2H5, देखो OH अंदर आ गया और क्या बाहर निकला मैम, Na और Cl, NaCl बाहर निकल गया। सिंपल रिएक्शन ना, तो इसको आप बोलते हो लैब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। कैसे किया हमने, एल्काइल हैलाइड, इसको क्या बोलोगे, इथाइल क्लोराइड से आपने लिया और बना लिया इथेनॉल। क्या बनाया, मेथ एथ, 2 कार्बन वाला अल्कोहल है ना, इथेनॉल बना लिया। इंडस्ट्रियल मेथड देख लो बेटा, इथीन को आप वाटर में ऐड करा के इथेनॉल बना सकते हो। कैसे माँ, इथीन ले लो, एल्कीन यानी कि C2H4 ले लिया आपने, रिएक्शन कराई H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड लेना, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है 80 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रेशन हो जाएगा, हाइड्रेशन मतलब पानी अंदर जाएगा। सबको पता है ना H2SO4 एक हाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है वैसे तो ये, बट यहाँ पे ये क्या करेगा, ये हाइड्रेशन कर देगा एल्कीन का। क्या करेगा, ये हाइड्रेशन कर देगा। कैसे करेगा, C2H4 में H2O ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा C2H, कितने H है, एक H अंदर गया, H5OH बन गया। अब मैम ये बना कैसे, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप समझ भी सकते हो, C डबल बॉन्ड C H2, ये ऐसा ग्रुप है ना, इथीन, रिएक्शन कराया HOH से। अब मैम HOH क्या है, वही वाटर अपना HOH करके मैम ने लिख दिया, क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ये टूटता है। होगा क्या, एक जगह H भेज देना बेटा अंदर, कहीं भी आप भेज सकते हो, जैसे हमने जो लिखा है उसमें इधर साइड H भेजा है, एक साइड हमने H भेज दिया, एक साइड हमने OH भेज दिया। देखो एक को H दिया, एक को OH दिया, तो क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C, एक को OH दे दिया, एक को H दे दिया, बाकी H2 एज इट इज लगा देना, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला C2H5OH बन गया, विच इज नोन एज अगेन इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। बस 2 प्रिपरेशन होती है इसकी इस तरीके से, एक लैब प्रिपरेशन, एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, हेलो एल्केन ले लेना है, जिसको आप एल्काइल हैलाइड भी बोलते हो, ठीक है। एक बार हेलोजन को अंदर भेजना है, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे रिएक्शन करा देनी है एल्कली एक्वस एल्कली से, ठीक है, मतलब एक्वस NaOH KOH कुछ भी ले सकते हो, NaCl या NaBr, जो भी आपने क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी रखा है उसके साथ सोडियम जाएगा, या पोटेशियम अगर आपने लिया पोटेशियम चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, और OH अंदर चला जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। इंडस्ट्रियल मेथड में हाइड्रेशन करा देना है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 1 मेथड होता है बेटा, आप ऑक्सीडेशन कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड में, इथाइल अल्कोहल में अगर आप ऑक्सीडेशन कर दो। इसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन बताती हूँ, जब भी आप एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हो ना, एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हो, आपको मिलता है अल्कोहल, और ये रिएक्शन लर्न करके जाना बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कैसे लर्न करनी है, मतलब देखो जब एल्केन को ऑक्सीडेशन करोगे ना, कोई भी एल्केन दे दे और उसमें बोल दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया हमने, अल्कोहल हमने कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो आपने ऑक्सीडेशन करा के अल्कोहल बनाना है हमेशा, ठीक है, उतने ही कार्बन का बना देना। फिर अगर आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दिया ना बेटा, तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, एंड फर्दर आपने जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाली बात आप हमेशा याद रखना, आपको हमेशा काम आएगी 9, 10, 11, 12, ठीक है। एल्केन के ऑक्सीडेशन से हमको मिला अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें मिला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा होगा बेटा, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया होगा, या तो KMNO4 या तो K2Cr2O7, कोई भी, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या कराना है, आपने ले लेना है इथाइल अल्कोहल। सपोज आपको रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल दे दिया, विच इज C2H5OH, और बोल दिया ऐसा है भाई, इससे आप जरा एसिटिक एसिड बना दो। अच्छा, तो बोला है कि इथाइल अल्कोहल दिया है हमने आपको, है ना, और बनाना है एसिटिक एसिड, मतलब बनाना क्या है, जो बनाना है ना वो लिख दो, क्या बनाना है हमको, मैम हमें बनाना है एसिटिक एसिड, विच इज CH3COOH, है ना, 2 कार्बन वाला एसिड, ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसको जब आपने ऑक्सीडेशन किया होगा ना, किसकी प्रेजेंस में करते हो आप, K2Cr2O7, कॉन्सेंट्रेटेड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करा, तो ये बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO वाला ग्रुप। बेटा इथाइल अल्कोहल से इथेनॉल बनता है, इथेनॉल 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, क्या बन जाएगा, C2H5CHO, ये बन गया, क्या बन गया, C2H5CHO। इसको आप एज इट इज लिख सकते हो। तो मैं डस्टर यूज कर लूँ पहले, तो मैं फर्स्टली आई नीड माई डस्टर। जनरली आपको यहाँ पे लिख देना है 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, 2 कार्बन ना, तो 1 और 2 CH3CHO बन जाएगा, है ना। इथेनॉल लिखना है ना, मेथ एथ और एल्डिहाइड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नॉमेनक्लेचर आ गया तो आपको कोई रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आई होप सो नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ लिया होगा आपने अभी तक। C2H5OH था,
C2H5OH में हमने ऑक्सीजन को ही तो जोड़ा है, देखो केवल हमने ऑक्सीडेशन करा दिया, तो हमने बोला क्या हो गया, जो C2H5OH था ना वो CH3CHO बन गया। स्ट्रक्चर समझ रहे हो क्या हो रहा होगा, देखो ये है C2H5OH, ये है C2H5OH, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, लगा देना 3 और 2, ठीक है। और आपने बनाया क्या, आपने बना लिया C और इससे ऑक्सीजन लगा दिया डबल बॉन्ड से, बाकी हाइड्रोजन लगा दिए, तो ये बन गया इथेनॉल। हुआ क्या, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लगा था मैम, लगा तो है OH, वो तो OH है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आपने ऑक्सीडेशन कराया तो O अंदर चला गया, ठीक है। फर्दर आप इसका ऑक्सीडेशन करा दो सिमिलरली K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो आपने ऊपर वाली रिएक्शन तो लर्न करी है, आपको आ गया समझ में भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एक और ऑक्सीजन अंदर चला गया, देखो सिमिलर इसी इक्वेशन में एक और ऑक्सीजन अंदर चला गया, तो इसे आप बोलते हो कि ये आपने किया है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन। लर्न करने के लिए बस ऊपर वाली चीज याद रखो, एल्केन से बनता है ऑक्सीडेशन में अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। मैम क्या हम ये डायरेक्ट बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, तो अब आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले जाना पड़ता, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस, आप कर सकते हो, आप इथाइल एसीटेट ले लो। इथाइल एसीटेट क्या होता है, मेथ एथ CH3 CH2 C। अब एसीटेट का मतलब क्या है, मतलब ये ईस्टर आ गया, इथाइल एसीटेट, सो इट इज CH3 COOCH3, ठीक है। दिस इज योर इथाइल एसीटेट, मतलब हमने ईस्टर ले लिया इस बार। अब जब आपने ईस्टर ले लिया CH3 COO और इथाइल है, अच्छा सॉरी इथाइल है C2H5, CH3 COOR वाला ग्रुप ले लिया, क्या ले लिया CH3, ये क्या लिया हमने RCOOR, है ना, इथाइल एसीटेट, नेमिंग पढ़ी है ना, इथाइल मतलब C2H5 वाला ग्रुप है, और एसीटेट मतलब ये COOR वाला ग्रुप है। अगर आपने इसको पास करा दिया H2O से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, अब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में H2O से रिएक्शन कराई तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, मतलब वाटर की प्रेजेंस में ये टूट जाएगा। तो पता है यहाँ पे क्या होगा, वैसे ये रिएक्शन मैं आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ, अगर नहीं भी आती है ना तो 2 मिनट आगे बढ़ा दो, अभी आपको बता दूंगी, कोई बात नहीं, इसी का जस्ट रिवर्स वर्जन आपको पढ़ाने जा रही है, विच इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझना। तो यहाँ पे होगा क्या बेटा, यहाँ पे बेसिकली OOH अंदर चला जाएगा, एक बन जाएगा CH3COOH और एक बन जाएगा C2H5OH। मैम ये क्या हुआ जरा समझाना, तो जिसको समझना है वो यहाँ पे भी समझ सकता है, HOH हुआ होगा, है ना, तो एक H ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा बेटा, एक H जो है वो यहाँ पे आके लग जाएगा और जो OH है ना वो यहाँ पे आके लग जाएगा, तो C2H5OH बन गया और CH3COOH बन गया। समझे बात को, मतलब R वाला तोड़ो, R को भेजो OH के साथ, R को भेजो आप हाँ सही था, R को भेजो आप OH के साथ और O को भेजो H के साथ, बन गया आपका ग्रुप, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। याद कर लो, ईस्टर को अगर आप तोड़ते हो पानी की प्रेजेंस में तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अभी इसके बारे में वैसे वापस से डिस्कस करते हैं, जल्दी से समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। समझो जल्दी से। सबसे पहले होता है कंबशन रिएक्शन। कंबशन तो पता है यार मैम, बहुत इजी है, कोई भी अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे सेम कहानी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। मतलब अगर आपने ले लिया इथेनॉल, मेथ एथ, ठीक है, CH3 और यहाँ पे OH है ना, CH2OH लगेगा वैसे तो लिख दो CH2OH। अगर आपने इसका कंबशन कराया, ऑक्सीजन को ऐड कराया O2 की प्रेजेंस में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस वाटर देगा। ठीक है, आपको हमेशा बैलेंस लिखनी है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन हमने नहीं करा, वो तो हमारे ऑक्सीजन को हमने ऐड कराया। ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में और वो ऑक्सीजन को अंदर भेजेगा। बस मैम अब समझ में आ गया, बहुत देर से आप समझा रही हैं। ऑक्सीडेशन मतलब K2Cr2O7 हो सकता है, KMNO4 हो सकता है। अगर इसकी प्रेजेंस में इथेनॉल की रिएक्शन कराई है तो वो क्या बना देगा, वो बना देगा सोडियम एसीटेट। अब ये सोडियम एसीटेट कैसे बनाएगा और क्या होने वाला है, इसको ध्यान समझना। दिस इज बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली आपने ले लिया इथेनॉल। इथेनॉल इज व्हाट, अगेन मेथ एथ CH3 CH2OH और आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे टेस्ट होने वाला है नीचे। ठीक है, आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया, या यहीं पे ले ले, क्या इसको इरेज करके यहीं पे ले ले, चलेगा, है ना। आपने यहाँ पे ले लिया C2H5OH,
डायरेक्टली लिख दिया, CH3CH2OH लिख दो या C2H5OH लिख दो, आप दोनों में से कोई भी चीज़ लिख दो, आपकी दोनों चीज़ें सही रहेंगी यहाँ पे। अच्छा, हमने अभी जस्ट 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले पढ़ा है कि अगर आपने एल्केन को एल्केन का ऑक्सीडेशन करा तो अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा तो एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये वही रिएक्शन है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन करोगे आपको मिलेगा एल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO, ये मिल गया आपको एल्डिहाइड। फिर आपने फर्दर ऑक्सीडेशन किया सिमिलरली K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो अब क्या मिलेगा CH3COOH, डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, तो आपको मिल जाएगा CH3COOH। सेम कहानी है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया यहाँ पे, ठीक है। कहानी में कुछ भी नया हमने नहीं किया, यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन करा सिंपल, तो आपको यहाँ पे मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली, ठीक है। सेम रिएक्शन है जो भी पहले आपने प्रिपरेशन में पढ़ी है। एक्टिव मेटल से अगर आपने रिएक्शन करी, एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, अगर आपने एक्टिव मेटल ले लिया, रिएक्शन कर दी विद इथेनॉल, मेथ एथ C2H5OH, क्या हो जाएगा बेटा, बड़े ध्यान से सुनना, ये एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम सॉल्ट, मतलब ये बन जाएगा C2H5COONA। क्या बना लेगा ये बना लेगा C2H5ONA, सॉरी 2 ही कार्बन रहेंगे, कार्बन नहीं इंक्रीज होंगे, C2H5ONA, ठीक है। मतलब यहाँ पे हुआ क्या, समझना ध्यान से, इतना ब्रेक होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सोडियम आता है, एक सोडियम अंदर ऑक्सीजन के पास जाएगा, हमने लिख दिया, एक सोडियम, इसको भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला तो बन गया H2, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ठीक है। सुनना क्या हुआ, इस रिएक्शन में ये हाइड्रोजन निकलता है, क्योंकि 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स निकलेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ये सर्व करेगी एज अ टेस्ट फॉर अल्कोहल। यहाँ पे एफर्विसेंस, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बताएंगे कि यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन हुई है, इथेनॉल की रिएक्शन हुई है। फिर समझो रिएक्शन को, कोई भी एक्टिव मेटल ले लिया तो ऑक्सीजन के साथ वो मेटल जाके लग जाता है, इट कुड बी मैग्नीशियम, इट कुड बी सोडियम, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, इट सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर अल्कोहल, ठीक है। एफर्विसेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यहाँ पे बताया जाएगा कि यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन हो रही है एक एक्टिव मेटल से। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड को अगर आपने रिएक्ट करा दिया इथेनोइक एसिड से। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड का मतलब है CH3COOH, करेक्ट। अगर आपने इस एसिटिक एसिड को ले लिया, C2H5COOH भी आप लिख सकते थे, चलेगा। आपने क्या किया, आपने ले लिया एसिटिक एसिड और रिएक्शन करा दी विद इथेनॉल, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, एक्चुअली थोड़ा सा ऑपोजिट है। एसिटिक एसिड की रिएक्शन आपको करानी है विद इथेनॉल, है ना, एसिटिक एसिड की रिएक्शन आपको करानी है विद इथेनॉल। तो एसिटिक एसिड ले लिया, इथेनॉल, इथेनॉल क्या हो जाएगा C2H5OH, रिएक्शन करा दिया आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। क्या हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली कहानी वही सेम है। अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से है तो पता है ना क्या होने वाला है, जब अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से होती है तो ईस्टर बन के आता है, यानी कि CH3COOC2H5, ये बन जाएगा CH3COOC2H5 बन जाएगा, याद रखिएगा। साथ में क्या निकलेगा, साथ में वाटर निकलेगा। अब इस रिएक्शन को मैम हम पढ़े कैसे, देखो बेटा, आप C2H5OH को ना ऑपोजिट करके लिख दो, C2H5OH को मैंने ऐसे लिख दिया, क्या होगा यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, बस बाकी चीज़ों को उठा के एज इट इज लगा दो, तो CH3COOC2H5 प्लस वाटर बाहर आ गया, बस सिंपल। आप ये ट्रिक्स बनाते जाओ, कहाँ पे क्या क्रॉस हो रहा है, क्या निकल रहा है, बहुत इजी हो जाएगा अगर आप सारी रिएक्शंस को एक साथ लिख लोगे और पढ़ लोगे। देखो 10th की केमिस्ट्री में इतनी भयानक रिएक्शंस होती नहीं है जितना आप बना देते हो। आई कैन अंडरस्टैंड, जब आप 10th में हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगती हैं सारी रिएक्शंस, जो कि गलत भी नहीं है, ऑफकोर्स आप 10th में हो, लेकिन ये ना बहुत आसान रिएक्शंस, आपको बस इतनी ट्रिक्स याद रखनी है, कहाँ पे क्या टूट रहा है, यार इसको डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने लगा दिया तो ईस्टर बन जाएगा। और ये रिएक्शन ये तीसरी बार आप समझ रहे हो, और 4th टाइम मैं इसको फाइनल यहाँ पे समझाऊंगी और डिटेल में समझाऊंगी। चलो फिलहाल ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल से रिएक्ट करा के हमें क्या मिल रहा है ये हमने देख लिया। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की देखते हैं। सबसे पहले आपने एक एल्कली के साथ रिएक्ट कराना है, जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया, और एसिटिक एसिड ले लो, ठीक है। याद रखना आप वहाँ पे इथेनॉल पूरे बात कर रहे हो, यहाँ पे आप इथेनोइक एसिड, ठीक है, इससे ज्यादा कार्बन वाले आपके कोर्स में नहीं है। रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, सेम कहानी होगी बेटा, ये Na अंदर चला जाएगा जैसे वहां पे गया था, ठीक है, तो बन जाएगा CH3COONA, इसको आप बोलते हो सोडियम एसीटेट, इसको आप बोलते हो सोडियम एसीटेट, वहां पे भी लिख लेना सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो ये सोडियम एसीटेट ये है, हाँ, तो CH3COONA सोडियम एसीटेट बन गया, ठीक है।
सही है ना यहाँ पे H2, हाँ सही है, सही है, ठीक है। CH3COO Na बन गया, तो आप इसको बोलोगे यहाँ पे सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। किसकी प्रिपरेशन कर ली आपने यहाँ पे? आपने प्रिपरेशन करी है सोडियम एसीटेट की, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। यहाँ पे सिमिलर कहानी, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर बाहर निकलेगा। मैम वाटर कहाँ से आया बेटा? ये इसका OH और इसका H बाहर निकल गया, तो वाटर बना दिया, ठीक है। आपने क्या लिया? नेक्स्ट ले लिया एसिटिक एसिड, अगेन सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर दी। ध्यान सुनना, कुछ डिफरेंट नहीं है, ऊपर वाली रिएक्शन एकदम छाप दो उठा के। आपने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। डिफरेंस क्या आएगा? सेम रहेगा, पहले तो CH3COO Na बनेगा प्लस H2O बनेगा। समझ गए होगे डिफरेंस? कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। मतलब सॉल्ट बनेगा सोडियम का, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपने बचपन से रिएक्शन पढ़ी है ना। आप कोई एक्टिव मेटल ले लो, सोडियम ले लो, रिएक्शन करा दो CH3COOH, ये एसिटिक एसिड लिखा है मैंने, हाँ क्या हो जाएगा मैम? हमको पता है, बस मैम CH3COO Na बनेगा, है ना, CH3COO Na बन जाएगा, ठीक है। साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। सिमिलर कहानी है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। सो ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन भी सिमिलरली आपने जो अभी अभी पढ़ी एकदम वैसे ही वर्क करेगी। बैलेंस करके लिख देना, यहाँ पे 2 टाइम्स लगा देना, बैलेंस हो जाएगी अपने आप, ठीक है। यहाँ पे भी 2 लगा देना, आई गेस यहाँ पे भी 2 लगा देना, बैलेंस्ड है। अल्कोहल की रिएक्शन कर दो एसिटिक एसिड। अब इसको फाइनल समझो, इसको आप बोलते हो बेटा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ये क्या होता है मैम? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर होता है। अगर आपने कोई अल्कोहल लिया, ये एक टेस्ट की तरह भी वर्क करती है, अभी बताते हैं। आपने क्या किया? आपने कोई अल्कोहल, समझो ध्यान से, अगर आपने अल्कोहल की रिएक्शन कभी भी करा दी कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो वो ईस्टर बनाता है और साथ में वाटर निकलता है। यही रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकती है, मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ही प्रेजेंस में होती है, और ये लिखना भी आपको जरूरी है, H2SO4। अब सुनो होता क्या है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब मिलते हैं तो वो ईस्टर और वाटर बनाते हैं। इसको आप बोलते हो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर हो रहा है। इसी रिएक्शन को पलट दो, मतलब ईस्टर पे वाटर मिला दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनके मिलता है। यही रिएक्शन आपने 3rd टाइम यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है। चलो करके देखते हैं। कोई अल्कोहल ले लो, हमने ले लिया 2 कार्बन वाला C2H5OH, रिएक्शन करा दो विद CH3COOH, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर को बाहर निकालेगा। मैम रिएक्शन हम समझे कैसे? बेटा इसका H हटाओ, इसका OH हटाओ, क्या बन जाएगा? C2H5O CH3CO, यही तो बचा ना, मतलब बच गया CH3COO C2H5। ध्यान से देखो, यही ग्रुप बचा है, CH3COO C2H5, मतलब इस O को इस वाले से आके जोड़ना है आपको, CH3COO C2H5 बन गया। इसे आप बोलते हो एस्टेरिफिकेशन। ये एक टेस्ट की तरह वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे जो ईस्टर बन के आता है, इसकी फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल, और यही होता है इसका टेस्ट कि यहाँ पे ईस्टर बन के आया। बहुत बार क्वेश्चन आया, फ्रूटी स्मेल आ रही है, क्या फॉर्मेशन है? ईस्टर्स का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड को, अगर आपने एक छोटा सा टेस्ट और लिखा है, अगर आपने बेटा एसिटिक एसिड को कभी भी FeCl3 से रिएक्ट कराया, जिसकी रिएक्शन आपके कोर्स में नहीं है, आपको बस समझना है कि अगर आपने एसिटिक एसिड की रिएक्शन FeCl3 से करा दी तो वाइन रेड कलर मिलता है, जो कि टेस्ट फॉर एसिटिक एसिड होता है। वाइन रेड कलर मिलता है, जो कि टेस्ट फॉर एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये है सारी की सारी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई और चीज़ आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ 2 मिनट का, 5 मिनट, 10 मिनट लगेगा। आप सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक बार में पढ़ सकते हो सभी की, ठीक है। 5 मिनट मैक्सिमम, आपको 5 to 10 मिनट्स लगेगा। अगर आपको वीडियो चाहिए यू कैन टेल मी, अदरवाइज वो तो लर्न करनी होती है, तो इसलिए उस पर वीडियो नहीं बनाई मैंने। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। और पढ़ाई लिखाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। आई होप सो सब समझ में आ गया होगा। बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।